वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल। एंड जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल पे अपनी एक पीआईबी की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसी में मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें कि आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ मार्च की पीआईबी करंट अफेयर। अब देखिए, लास्ट दो वीडियो हमने कर ली हैं एंड दोनों के दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें इस बार का जो CDS 1 2026 था उसके क्वेश्चन पेपर दिखाया था। और उसके क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कि करंट अफेयर के अराउंड एंड अराउंड 11 से लेके 12 क्वेश्चन थे जो पीआईबी से डायरेक्टली सॉल्व हो रहे थे। अब वहीं से आपको समझ जाना चाहिए खुद ब खुद, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंट है, तो आपको पहले से खुद ब खुद ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि भैया कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब वो वाले टॉपिक्स आपको पहले से ही खुद ब खुद प्रिपेयर कर लेने हैं। बट कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा स्टैटिक में बिजी होते हैं, तो उन बच्चों को टाइम नहीं मिलता, तो उन बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पर इस तरह के इनिशिएटिव चलाते हैं। अब देखिए, ये जो इनिशिएटिव है ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, चाहे आप CAPF की तैयारी कर रहे हो या फिर आप CDS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। दोनों एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम की कंडक्टिंग अथॉरिटी हमेशा से सेम रही है। तो दोनों के दोनों एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन आते हुए देखने को मिलेंगे। अब देखिए, क्योंकि फ्री है तो एज सच तो कोई फीस है नहीं, बट हाँ, एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड अगर आप कर सकते हैं तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए यहाँ पर कमेंट करने की कोशिश करना, लाइक्स करना, ताकि यूट्यूब भी क्या करे, इस वीडियो को थोड़ा सा पुश करे, है ना। अब होगा क्या, इससे ज़्यादातर बच्चों के पास ये वीडियो जा पाएगी और हम जो एक ये जो काम कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए, इसको और अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि देखो, जितना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलेगा उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे आप लोगों के लिए काम करने के लिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, एंड दैट इज़ योर 16th फाइनेंस कमीशन। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि फाइनेंस कमीशन की कभी भी रिपोर्ट आई है तो उसके ऊपर 2 से 4 क्वेश्चन तो लगातार आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब ये 16th फाइनेंस कमीशन का सबसे पहले जिक्र हुआ था, तो उस साल आप उठा के देखना 2024 का पेपर, ठीक है, ये मैं CAPF के पेपर की बात कर रहा हूँ। 2024 के पेपर उठा के देखो, अराउंड एंड अराउंड 3 क्वेश्चन आपका सीधा सीधा फाइनेंस कमीशन से आए थे। तो अब इसकी जो रिपोर्ट है उसके बारे में पूरा का पूरा एक डिटेल में यहाँ पर पीआईबी में रिलीज़ किया गया है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भैया पीआईबी में और ये फाइनेंस कमीशन में किस बारे में लिखा गया है। तो पहली चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसके आपके चेयरमैन है वो हैं आपके डॉक्टर अरविंद पनगरिया साहब। अब सेम यहाँ से आपको ये याद रखना है कि 15th फाइनेंस कमीशन के कौन थे, तो 15th फाइनेंस कमीशन के थे आपके NK सिंह, ठीक है। ऐसे ही आपको 14th फाइनेंस कमीशन के भी याद रखने हैं। 14th फाइनेंस कमीशन के थे YV रेड्डी साहब, क्लियर। तो ये 2 फैक्ट तो आपको इसके साथ साथ और कर लेने हैं। जो भी मैं साइड ऑन ये फैक्ट्स बता रहा हूँ इनको आप साथ साथ लिख लेना। एंड क्योंकि ये वाली PDF तो आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, अगर किसी बच्चे को नहीं पता कहाँ पर देखना है तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज़ योर एस डिफेंस, ठीक है, या दूसरा टेलीग्राम चैनल है दैट इज़ योर एस CDS, ठीक है। एस CDS पे हम CDS NDA और FCAT स्पेसिफिक पढ़ाते हैं, और एस डिफेंस वाले पे हम CAPF स्पेसिफिक आपको वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जो भी बच्चा जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो रेलिवेंट आपका टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, बट ये वाली PDF आपको दोनों जगह मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पर देखना है कि ये जो रिपोर्ट है ये कब से कब तक चलेगी, 2026 से 2031 तक के लिए ये एलिजिबल है। और इसको प्रेजेंट कब किया गया था, जब आपका 2026 और 27 का जो बजट था उसको जब प्रेजेंट किया गया तो उसी के साथ साथ इस वाले आपके 16th फाइनेंस कमीशन को भी प्रेजेंट कर दिया गया था। अब यहाँ पे हुआ क्या है, तो देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर चीज़ें चेंज करी गई हैं। तो सबसे पहला तो जो फिस्कल डिवॉल्यूशन है उसको सेम रखा गया है, ठीक है, जैसा पहले था लगभग फ्रेमवर्क वैसा ही है, बस थोड़ा थोड़ा फॉर्मूलेज जो थे उनको चेंज किया गया है। क्योंकि अब यहाँ पर क्या होता है, फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, जो भी आपका टोटल टैक्स कलेक्शन होता है, ठीक है, मान के चलिए 100 करोड़ का हमारा टैक्स कलेक्शन हुआ है, अब इसको डिवाइड किया जाएगा बिटवीन दी यूनियन एंड जितने भी हमारे टोटल स्टेट्स हैं उनके बीच में। अब ये कैसे डिवाइड किया जाएगा उसके ऊपर जो रिकमेंडेशन देता है दैट इज़ योर फाइनेंस कमीशन, कि भैया किस तरीके से आपको डिवॉल्यूशन करना है, कितना % राज्यों को मिलेगा और कितना % आपका यूनियन के पास जाएगा। तो एक तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब
इस डिवीजन में तो कोई चेंज नहीं आया। जैसे 15th फाइनेंस कमीशन जो डिवीजन दे के गया था आपका 41% का, वही रखा गया है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि 41% आपका किसको मिल जाएगा, स्टेट्स को मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये। बट हाँ, जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है आपका, मतलब ये जो 41% है, मान के चलो 100 करोड़ में से ये जो 41 करोड़ बेटा किसको मिला है, स्टेट्स को मिला है। अब ये 41 करोड़ राज्यों में कैसे बटेगा, उसमें थोड़ा सा चेंज यहाँ पर हमको देखने को मिला है। अभी जो रिकमेंडेशन है, अगेन मैं इसमें आपको देखो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा। हालांकि मेरा अभी जो मेन मुद्दा है वो ज़्यादा है कि आपका पेपर 1 वाला जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाए। बट जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि भैया ये टॉपिक पेपर 2 में आ सकते हैं, तो वो मैंने वहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। उनको जब आप PDF से गो थ्रू करेंगे तब अपने एंड से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा पेपर 2 के रेलेवेंस का बताने लग जाऊँगा तो अननेसेसरी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्लियर। तो अब यहाँ पर इसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो बेसिकली क्यों लाई जाती हैं, तो सबसे पहले तो हमारा फिजिकल स्टेबिलिटी को बैलेंस बनाने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए लाई जाती है। साथ साथ हमारी इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंसेज हैं या किस तरीके से इक्विटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अमंग स्टेट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर मैं इसकी बात करूँ कि संविधान के कौन से अनुच्छेद से ये ताकत लेता है, तो दैट इज़ योर आर्टिकल 280। अब आर्टिकल 280 में लिखा क्या है, सो योर प्रेसिडेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, हर 5 साल में, ठीक है, एवरी 5 ईयर ही विल कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन नेम्ड फाइनेंस कमीशन। ओके, तो दोबारा से समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंट हर 5 साल में क्या बनाएंगे, एक फाइनेंस कमीशन बनाएंगे, जिसमें कि टोटल एंड टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं। ओके, और पांचों के पांचों जो मेंबर हैं वो अलग अलग फील्ड से आएंगे। कोई इकोनॉमिक्स की फील्ड का होगा, कोई अकाउंट्स की फील्ड का होगा, किसी को पब्लिक अफेयर्स का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, और कोई क्या करके आया होगा, कुछ पब्लिक सर्विसेज से होके आया होगा। तो ये तो रहा कॉन्स्टिट्यूशनल आपका जो प्रोविजन है उसकी बात। अब यहाँ पर ये करता क्या क्या है, व्हाट इज़ द वर्क, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपका टोटल टैक्स प्रोसीड आती है, मतलब जो मैंने आपको बताया ना 100 करोड़ अगर कलेक्ट हुआ, तो वो किस तरीके से यूनियन और स्टेट इन दोनों के बीच में बटेगा, उसके बारे में बात करता है। देन आपस में राज्यों के बीच में कैसे बटेगा वो बात करता है। साथ साथ अगर जो सेंटर है वो कोई ग्रांट देना चाहती है, ग्रांट एक ऐसी चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल देखो जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं ना उसमें 2 चीज़ होती हैं, कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होता है, ठीक है, कमोडिटी एक्सचेंज। अब कैसे, तो एक तरफ मान के चलिए एक ये बायर है और एक ये सेलर है, ठीक है, इसको बाय करना है और इसको सेल करना है। अब इसको सेल करना है वीट, तो ये जो कमोडिटी है ये इसके पास चली जाएगी और यहाँ पर ये इसके पास आ जाएगी, ठीक है, तो जो मनी होगा वो इसके पास आ जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल ट्रांजेक्शन। अब एक दूसरी चीज़ होती है लोन। लोन में क्या हो गया, ये भैया हो गया आपका डेबिट लेने वाला, ठीक है, डेट लेने वाला, और ये हो गया आपका क्रेडिटर। क्लियर। तो क्रेडिटर क्या देगा, यहाँ पर इसको पैसा देगा। इतना समझ आया, किसको, डेटर को, जो भी आपका डेट लेने वाला है, और डेट लेने वाला उसके बदले में इसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। बट अगर कभी कोई व्यक्ति बिना किसी इंटरेस्ट के, या वो ये कह दे कि भैया मैं आपको बस पैसे ऐसे ही दे रहा हूँ, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो उसको कहा जाएगा आपका ग्रांट। तो यहाँ पर अगर सरकार ग्रांट भी देना चाहती है तो वो कैसे देगी या किस तरीके से उसके प्रिंसिपल्स होंगे उसके बारे में बात होगी। साथ साथ जो राज्य हैं उनके फाइनेंसेस, इनके बारे में बात करेगा, और कोई भी ऐसा मुद्दा जो राष्ट्रपति ने यानी कि प्रेसिडेंट ने फाइनेंस कमीशन को रेफर किया होगा उन सब के बारे में बात करेगा। तो ये तो हो गई 16th फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस कमीशन की बात। आप देख लेते हैं रिकमेंडेशन क्या क्या दी है। तो सबसे पहला जो स्टेट का शेयर है वो अगेन 41% ही रहेगा, और ये सिमिलर है किसके हिसाब से, जो 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था। देखो बता देता हूँ, 14th ने रिकमेंड किया था 42%, ठीक है, देन आ जाता है आपका 15th ने रिकमेंड किया 41%। अब इसके बीच में चेंज क्या आया, तो जो JNK था उसका स्टेटहुड छिन गया, है ना, अब नाउ JNK इज नो मोर अ स्टेट। तो अब ये होने की वजह से यहाँ पर 1% का डिडक्शन कर दिया गया बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। तो इतना आपको याद रखना है, एंड 16th फाइनेंस कमीशन ने इसी को कैरी फॉरवर्ड किया है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हमें ध्यान रखनी है। सेकंड, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने डिमांड किया है कि भैया उनका जो शेयर है ना वो 50% से बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जब से GST इम्प्लीमेंट किया गया है उसकी वजह से उन पे एक एडिशनल बर्डन आया है
एंड जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था तो उसमें एक क्लॉज लिखा गया था, दैट इज द कंपनसेशन सेस वाला क्लॉज या कंपनसेशन वाला क्लॉज। इस कंपनसेशन क्लॉज का एक सिंपल सा कहना ये था कि अगर जीएसटी इंप्लीमेंट करने की वजह से किसी भी राज्य को कोई भी दिक्कत होती है या उनके फाइनेंसेस कम होते हैं तो उनको अलग से कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वहीं पर ये 50% इंक्रीज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पे। इनकम डिस्टेंस, सबसे पहले तो उसको समझो, इनकम डिस्टेंस होता क्या है। तो एक स्टेट होता है जिसकी हाईएस्ट इनकम है, ठीक है, तो हाईएस्ट इनकम वाला स्टेट, और जो भी स्टेट को आप कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लाइक आई बिलोंग टू उत्तराखंड, तो मैं उत्तराखंड से कंपेयर करता हूँ और हाईएस्ट इनकम वाला मैं ले लेता हूँ किसी भी राज्य को, चलो महाराष्ट्र ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र की हाईएस्ट इनकम है और उत्तराखंड की है, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 100 और यहाँ पर इसकी है 20, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, कितने का डिस्टेंस है, 80 का, तो इसे बोला जाएगा इनकम डिस्टेंस। जितना कम ये इनकम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा आपको, या सॉरी जितना ज़्यादा इनकम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा आपको शेयर ज़्यादा मिलेगा। क्लियर। तो पहले ये 45% हुआ करता था, अब इसको घटा के कर दिया है 42.5%, तो यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला है। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन, ठीक है। और पॉपुलेशन भी कब की, 2011 की। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चेंज है, क्योंकि जब आप देखोगे 15th फाइनेंस कमीशन की बात, ठीक है, या फिर आप बात करोगे 14th फाइनेंस कमीशन की, तो वहाँ पर पॉपुलेशन का 1971 या 72 वाला सेंसस आप लेते थे। तो यहाँ पे 2011 की पॉपुलेशन थी, पहले 15% था, अब इसको बढ़ा दिया गया है 17.5%। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। ये जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है किस बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट कि भैया किसने अपनी डेमोग्राफी को इम्प्रूव करने पे काम किया है, किन राज्यों ने अच्छा काम किया है इन टर्म्स ऑफ उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। तो यहाँ पर पहले ये हुआ करता था 12.5%, अब ये हो गया है आपका 10%। क्लियर। और ये 10% हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है 2.5% का। नेक्स्ट आता है एरिया वाइज कि भैया किस स्टेट का कितना बड़ा एरिया है, तो पहले ये 15% था, अब इसको घटा के कर दिया 10%। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी वाले पार्ट की बात करूँ तो पहले भी 10 था और अब भी 10 है, तो ये लगभग बराबर है। फिर आता है आपका टैक्स एफर्ट कि भैया टैक्स कलेक्शन करने में कौन कितना ज़्यादा एफर्ट मार रहा है। तो पहले इट वाज अराउंड 2.5%, नाउ इट इज़ अराउंड 0%, तो यहाँ अगेन डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड एक नया कॉन्सेप्ट आपका जोड़ा गया है, दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब इसमें क्या किया गया है, पहले 0% था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं, इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, तो ये लगभग 10% कर दिया गया। तो यहाँ देखोगे, यहाँ 2.5% का लॉस, यहाँ 2.5% का लॉस, ठीक है, यहाँ 5% का लॉस, इन तीनों को मिलाओ तो इट विल बी अराउंड 10%, और वो जो 10% है वो यहाँ आ गया, ठीक है। कौन से वाले में, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाले में आपका वो यहाँ पर देखने को आपको मिल गया। ओके, तो ये पूरा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसकी वजह से फ़ायदा किस किस को होगा, मतलब ये जो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है, तो उन राज्यों को फ़ायदा होगा भैया जिन राज्यों ने कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किया है इंडिया की जीडीपी में, लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात एंड तेलंगाना, क्योंकि ये परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स वाई इनको थोड़ा सा आपका टैक्स भी ज़्यादा मिलना चाहिए, या फिर जो भी पैसा है वो ज़्यादा इनके पास जाना चाहिए। अगला है टैक्स जो एफर्ट का क्राइटेरिया, उसको रिमूव कर दिया गया है। अब ये क्या बारे में बात करता था, ये बात करता था कि भैया किस तरह की एफिशिएंसी है इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन, तो उसको हटा दिया है ना। तो बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख चुके हो ऑलरेडी। अब बात कर लेते हैं डिविजिबल पूल। ऐसा नहीं है कि मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि भैया ये पीडीएफ आपके पास है, आप इसमें से खुद गो थ्रू कर सकते हो। जो एक्सप्लेन करने का था वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं डिविजिबल पूल की। ये डिविजिबल पूल होता क्या है, तो भाई टोटल जो कलेक्शन होता है आपका, ठीक है, जितना भी कलेक्शन आपका होगा, नेट प्रोसीड ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, ठीक है, यहाँ पर स्टेट टैक्सेस नहीं है, ध्यान रखना। जो स्टेट के टैक्सेस हैं वो स्टेट के पास अपने चले जाते हैं, तो स्टेट के पास अपने स्टेट टैक्सेस अलग है, बट ये बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल टैक्सेस की। क्योंकि आज भी आप देखोगे जब भी टैक्स कलेक्शन की बात आती है, ठीक है, जब भी टैक्स कलेक्ट करने की बात आती है, तो जो यूनियन है उसके पास जो कलेक्शन आता है वो ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा आता है इन टर्म्स ऑफ स्टेट।
दैट्स वाई यूनियन क्या करता है, अपने में से कुछ शेयर स्टेट को दे देता है। तो जो भी टोटल कलेक्ट हुआ है किसके पास, यूनियन के पास, सेंट्रल टैक्सेस का, उसी को बाद में स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा। ओके, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सेस एंड सरचार्ज होते हैं, यहाँ पर सिर्फ केवल टैक्स काउंट होते हैं, देयर इज नो सेस एंड सरचार्ज। तो सेंटर जो भी सेस और सरचार्ज लेता है वो आपका इस डिविजिबल पूल के अंदर नहीं आता है। और यहीं पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी या थोड़ी सी आप ये बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन अगेन आ जाता है। भाई सेंटर ने सेस अलग रखा है, सरचार्ज अलग रखा है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम वो कलेक्ट कर रहे हैं वो इन्हीं के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि वो सेस और सरचार्ज ज़्यादा ले रहे हैं तो पैसा ज़्यादा किसके पास रह रहा है, सेंटर के पास ज़्यादा रह रहा है। ओके, और ये वाला रेवेन्यू किसके साथ शेयर नहीं होगा, स्टेट के साथ शेयर नहीं होगा। तो स्टेट यहाँ पर इसलिए डिमांड भी कर रहा है कि भैया जो इफेक्टिव ट्रांसफर है वो बहुत कम है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कमीशन की बात करूँ तो कमीशन ने भी अभी तक ऐसा कुछ रिकमेंड किया नहीं है कि सेस और सरचार्ज को भी डिविजिबल पूल में लाया जाए, तो वो भी पूरी तरीके से अलग है। इसके बाद की देखो जितनी भी चीज़ें हैं, फिजिकल फेडरलिज्म वाली बात हो गई, एडिटोरियल का क्रिटिकल परस्पेक्टिव से एनालिसिस हो गया, या लिमिटेशन हो गई। ये मैं बता देता हूँ कि दिस वाज पार्ट ऑफ पेपर 2, है ना। तो पेपर 2 के लिए अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप पीडीएफ से आराम से पढ़ सकते हैं। एंड कोई डाउट होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा तो भैया कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अच्छे से टाइप करके बताओ कि भाई ये वाला कन्फ्यूजन है, इसको क्लियर कर देना। नेक्स्ट वीडियो जो कि 1-2 दिन में आ जाएगी उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, दैट इज योर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अभी जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है ये सेलिब्रेट करा जाता है ऑन 3rd ऑफ मार्च। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन आपका एक कन्वेंशन है जिसे बोलते हैं हम साइट्स, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। ये आपका अडॉप्ट किया गया था ऑन 3rd ऑफ मार्च 1973। तो इस वजह से इस डे को हम सेलिब्रेट करने लगे एज अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है ये इंडिया में भी सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। कहाँ पर, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में हमने इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस बार का जो सेशन था उसका हमने मोटो क्या रखा है, ईच स्टेप टुवर्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो हर एक जो हमारा कदम है वो किधर की तरफ उठा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की तरफ हम उठा रहे हैं। तो यही इस पूरे के पूरे जो आर्टिकल है उसका क्या है, क्रक्स है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हाइलाइट्स मैंने आपको बता दी। आप देख सकते हैं कि भैया 200 जू स्टाफ थे, वर्कर्स थे, साथ साथ से 110 स्टूडेंट थे, सीआरपीएफ माउंटेनरी स्कूल के बच्चे थे यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब ये डिक्लेयर कब किया गया था, तो इसको डिक्लेयर किया गया था इन ईयर 2013 में इसको डिक्लेयर किया गया था। किसने किया था, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। सबसे पहली बार इसको सेलिब्रेट भी अगेन 2014 में किया गया था, है ना, क्योंकि 2013 में डिक्लेयर किया गया, तो नेक्स्ट ईयर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, अगर मैं बात कर दूँ साइट्स की, तो साइट्स के बारे में मैंने बता दिया कि ये अडॉप्ट किया गया था 1973 एंड फोर्स में आया था 1975 में। इसके सेक्रेटरीट की बात करूँ तो इट इज़ लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। एंड ये क्या है, एक इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। तो आपको यहाँ पर लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपने एंड से सर्च मान लेना है। ओके, और ये बेसिकली किस बारे में बात करता है, इट रेगुलेट द ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स। इंडिया की बात करें तो इंडिया इज अ पार्टी टू साइट्स। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि भैया इंडिया जो है साइट्स में एक पार्टनर है, ये पार्टी है। ओके, ये कुछ इसके अपेंडिक्स होते हैं जिसमें आप देख सकते हो अपेंडिक्स 1 में आएंगी ऐसी स्पीसीज जो एक्सटिंक्शन का खतरा है, जैसे टाइगर, एशियन एलिफेंट एंड ग्रेट एप्स। अपेंडिक्स 2 की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसी स्पीसीज आएंगे जिन पे इमीडिएट खतरा तो नहीं है, बट अगर उनका ट्रेड चलता रहा तो वो एंडेंजर जरूर हो सकती है। एंड थर्ड आएंगे आपके अपेंडिक्स 3, भैया ऐसी स्पीसीज जिनको एटलीस्ट एक कंट्री में आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उसी वजह से ट्रेड को रेगुलेट किया जाएगा, है ना। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई हमारे संविधान में इसके लिए क्या क्या बात करी गई है। तो आर्टिकल 48A इट टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट 51 कैपिटल A सब क्लॉज G जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो हमें बोलता है कि वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, आवर लेक्स, आवर रिवर्स एंड आवर वाइल्ड लाइफ। क्लियर। अब इंडिया में हमने कौन कौन से नियम बनाए हैं इसके ऊपर, कौन कौन से स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस है हमारे ऊपर। तो सबसे पहला है WPA एक्ट 1972 का, देन आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का,
नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, ठीक है, जो कि अब बन गया है वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023, ये चेंज हो गया है। ओके, फिर आता है आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। नेक्स्ट आप देखोगे भारतीय सरकार ने और भी कुछ इनिशिएटिव भी लाए हैं, लाइक प्रोजेक्ट एलिफेंट, आप सबको पता होगा कब आया था, 1973 में। और इसी के बाद आप देखोगे जो पॉपुलेशन है ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वो थोड़ा सा इंक्रीज हुई है। प्रोजेक्ट एलिफेंट आप देखो, प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे मैंने बता दिया, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की बात करोगे तो आपको ये याद रखना है कि स्नो लेपर्ड का जो हैबिटेट है वो अराउंड एंड अराउंड 11 हिमालयन स्टेट्स में है, ठीक है। और कुछ हिंट दे देता हूँ क्योंकि एग्जाम आपके करीब है, तो कुछ थोड़ा थोड़ा सर्च मार लो। सबसे पहले तो स्नो लेपर्ड किस स्टेट का, ठीक है, आप ये बोल सकते हो स्टेट एनिमल है, सबसे पहली बात तो ये आप लोगों को सर्च मार लेना है। सेकंड, स्नो लेपर्ड का IUCN स्टेटस क्या है, ओके, एंड WPA की जो लिस्ट है उसमें कितने में आता है। तो ये सारी चीज़ें UPSC बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है जब भी वो किसी के जानवर के बारे में पूछता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंसस 2027। अब देखिए वैसे तो सेंसस जो है वो हमेशा हर डेकेड के फर्स्ट ईयर में होता है, लाइक अभी से पहले क्या होता था, 1961, 71, 81, 91, 2001 और लास्ट हुआ था आपका 2011 में। बट क्योंकि कोविड आ गया तो 2011 के बाद इसको होना था 2021 में, एंड वो आपको पता है कि कोविड ईयर्स थे तो तब हो नहीं पाया। तो अब लगभग 2027 में जो सेंसस की प्रक्रिया उसको शुरू किया गया। अगर मैं नंबर वाइज बताऊं तो ये लगभग 16th नंबर का आपका सेंसस है, ठीक है। जब ये स्टार्ट हुआ था, इसकी स्टार्टिंग आपको पता होगी कि दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1872। फॉर द फर्स्ट टाइम जो सेंसस हुआ था दैट इज इन 1872, एंड उसके बाद हर 10 साल में ये होने लगा फ्रॉम 1881, ठीक है। तो 1881 के बाद ये लगातार कंटिन्यूसली हर 10 साल में होने लग गया था। तो स्टार्टिंग से अभी ये 16th नंबर का है, और अगर मैं इंडिपेंडेंस की बात करूँ तो इंडिपेंडेंस के बाद ये 8th नंबर का है। एंड ये वाला सेंसस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिजिटल होगा, ठीक है। ये जो सेंसस है ये पूरी तरीके से डिजिटल होगा, और उसी के लिए हमने 2 मैस्कॉट भी निकाले हैं, ठीक है, फॉर विमेन प्रगति एंड फॉर मेल विकास। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सिंबलाइज क्या करेंगे, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन एंड मेन इन फुलफिलिंग द रिजॉल्व टू मेक इंडिया डेवलप बाय 2047। आप इस लाइन को याद रख लो, ये लाइन आप पेपर 2 में कोट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल यू कैन यूज इन योर पेपर 2, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये पहला ऐसा सेंसस है जिसमें आपको सेल्फ एन्यूमरेशन का भी मौका मिलेगा। अब व्हाट डज सेल्फ एन्यूमरेशन मीन्स, ठीक है। सेल्फ एन्यूमरेशन का मतलब होता है कि भैया मैं खुद अपनी मर्जी से, है ना। पहले होता क्या था कि जब भी सेंसस करवाया जाता था तो सेंसस ऑफिसर आपके घर आते थे, और जब वो आपके घर आते थे तो वहाँ से वो आपकी डिटेल्स को लेके और तब उसको भरते थे और आपका फिर सेंसस में नाम आता था। अब यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ एन्यूमरेशन होने की वजह से आप खुद से भी अपनी डिटेल्स को भर सकते हो ऑनलाइन, चाहे कोई आपके घर पे आए या ना आए। मतलब कि आपके घर पे आने से पहले ही आप सेल्फ एन्यूमरेशन करके अपनी डिटेल्स ऑनलाइन चढ़ा सकते हो। तो ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि शायद अगर सेंसस के बारे में इस बार पूछा तो वो इस टॉपिक में से या यहाँ से वो कुछ ना कुछ पूछ सकता है, ठीक है। और ये सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल है, लगभग 16 भाषाओं में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार की एक यूनिक फीचर जो कि डिजिटल हमने सेंसस बना रहे हैं वो है, साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑफिशियल मैस्कट्स निकाले हैं, ठीक है। प्रगति फॉर फीमेल एंड विकास फॉर मेल, एंड इनका काम यही होगा कि इट विल सिग्निफाई द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वीमेन, ठीक है। आप कभी भी जेंडर इक्वालिटी के ऊपर कोई भी डेटा कोट करना चाहते हो या कुछ ऐसा कोट करना चाहते हो जो कि शो करे कि गवर्नमेंट जेंडर इक्वालिटी की बात कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि दैट इज ऑफ पार्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना डेटा निकाला करो। अब मैंने पहले ही बोल दिया था कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है PIB, आपके ऊपर आप यूज़ कैसे करते हो। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज यही होते हैं, है ना। एंड इफ़ यू आर लुकिंग इट फ्रॉम द CDS परस्पेक्टिव तो बेटा पेपर 2 तो तुम्हारे में कुछ ऐसा होता ही नहीं लिखने का, तुम सिर्फ जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उसको पढ़ लो, है ना।
तुम याद रख लो प्रगति एंड विकास, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप याद रख लो सेल्फ एन्यूमरेशन। ठीक है, आप याद रख लो कि पहली बार डिजिटल हुआ है, आप याद रख लो कि सबसे पहले कब हुआ था 1872, उसके बाद कब हुआ 1881, एंड तब से लगभग लगभग अभी तक चले ही जा रहा है। नंबर की बात करूँ तो 16th नंबर का सेंसस है, अगर इंडिपेंडेंस के बाद की बात करूँ तो 8th नंबर का सेंसस है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल बेसिस की बात करूँ तो इट वाज रेगुलेटेड बाय द सेंसस एक्ट ऑफ 1948 एंड सेंसस रूल ऑफ 1990। ठीक है, इसको रेगुलेट कौन करता है या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि आते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो इनके ऊपर था, मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरी तरीके से सेंसस हो जाए। अब आप देखोगे कि कुछ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं आपको बता दूं, दैट इज 1872 में स्टार्ट हुआ था, बट इसके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछता भी है तो कुछ ऐसे करके भी पूछ सकता है कि ये कौन से गवर्नर जनरल के अंडर हुआ था। तो आपको याद रखना है कि एट दैट टाइम आपके गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड मेयो। ठीक है, इनको कभी कभी फादर ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट आप बात करोगे जब से डेसिनियल आपका सेंसस शुरू हुआ है, दैट वाज अंडर द लॉर्ड रिपन, एंड इनको बोला जाता था योर फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीजें आप बेटा साथ साथ याद रख लो कि भैया किस किस चीज के इन्हें फादर बोला जाता है। ये जेनरिक है जो आपको याद होना चाहिए। क्लियर? बाकी इस वाले न्यूज़ में और कुछ ऐसा है नहीं, बाकी मैंने आपको बता दिया प्रगति और ये क्यों हो रहे हैं। नोडल मिनिस्ट्री आपको पता है, गवर्निंग एक्ट मैंने आपको बता दिया। खासियत क्या है? पहला फुल्ली डिजिटल सेंसस है विथ सेल्फ एन्यूमरेशन, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी इंडिया फर्स्ट रिवराइन लाइट हाउस ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, तो इंडिया ने पहला अपना रिवराइन हाउस होल्ड बनाया है किसके ऊपर? ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। और ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर ही आपका नेशनल वाटरवे 2 पड़ता है। यहीं पे आप ध्यान रखना कि जो आपका नेशनल वाटरवे 1 है वो कहाँ पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो ऑप्शन दे देता हूं आपको, गंगा, गोदावरी, कृष्णा या इंदस। ठीक है, तो चलो आप लोग खुद से सर्च मार के बताओ इसमें नेशनल वाटरवे 1 कहाँ पड़ता है। तो 4 लाइट हाउस हमने बनाए हैं यहाँ पे रिवराइन लाइट हाउस। पहला पांडु, दूसरा बोगीबील, शिलघाट एंड विश्वनाथ घाट। ये कहाँ पर बनाए हैं हमने? असम से। ठीक है, बोगीबील से तो आप सुन के असम याद आ ही जाएगा, क्योंकि लास्ट कुछ सालों में बोगीबील बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। अब इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है वो कौन है? दैट इज़ योर DGLL, डायरेक्टरी जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप, एंड उसके साथ इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने एक साथ इन्वेस्टमेंट करी है और पहला ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बनाकर तैयार किया है। अब इसके साथ साथ की कुछ खासियत समझ लेते हैं। भैया ये क्या करेंगे? एज अ टूरिज्म हब की तरह आपका काम करेंगे। ठीक है, जो भी ये लाइट हाउस बनाए जाएंगे वो टूरिज्म हब की तरह भी काम करेंगे, क्योंकि ये किस चीज़ को शो करेंगे? हमारी हिस्ट्री, इकोलॉजी एंड कल्चर ऑफ ब्रह्मपुत्रा रीजन, तो उन सब चीज़ों को शो करेंगे। एंड ये परफेक्टली अलाइन होता है हमारे कौन से आइडिया के साथ? मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 एंड मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के साथ। ओके, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आप इसके आराम से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि नेशनल वाटरवे 2 के बारे में आप समझ लें। तो नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्रा नदी पे लगभग 900 किलोमीटर के लगभग का है। शुरू होता है शादिया और ख़त्म होता है धुबरी से। ठीक है, तो शादिया से धुबरी तक ये जाता है। इसको वाटरवे जो डिक्लेयर करा था, इट वाज डिक्लेयर्ड इन 1988, एंड तब से इसको संभाल रहा है कौन? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी। ओके, इसकी खासियत ये है कि ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को एक साथ जोड़ता है, और इसके थ्रू बहुत ज़्यादा कार्गो वगैरह, ठीक है, या बहुत सारे लॉजिस्टिक प्रोग्राम आपके चलते हैं। तो आप समझते हैं रिवराइन लाइट हाउस होता क्या है? ये एक ऐसा लाइट हाउस है जो नेविगेशन, ठीक है, यहाँ पर नेविगेशन एड इंस्टॉल होगी। तो जो भी ब्रह्मपुत्रा रिवर के आसपास से जा रहे होंगे या उस वाटरवे का यूज़ कर रहे होंगे, उनको नेविगेट करने में हेल्प करने के लिए आपके ये लाइट हाउस बनाए जाते हैं।
पुराने ज़माने में भी लाइट हाउस का यही काम होता था। तो अगर रात के देखो, इसको इमेजिन करो इस तरीके से कि पूरा समुद्र है ना, जस्ट में बनाया, पूरा समुद्र है और यहाँ पे एक छोटा सा लाइट हाउस हमने बना रखा है, इस तरीके से लाइट हाउस। अब कोई शिप आ रहा है यहाँ पे रात में ना, उसको यहाँ पर बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिखता, तो ये लाइट हाउस क्या करता था, इसको पूरा रास्ता दिखाता था कि भैया इस तरीके से यहाँ से आपको जाना है। तो सेम काम आज के समय पे डिजिटली कौन करेगा, ये रिवरराइन लाइट हाउस करेगा। ओके, बाकी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के बारे में थोड़ा समझ लो। इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 1986 और इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इसकी मिनिस्ट्री की मैं बात करूं तो दैट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये इसकी क्या होती हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं। ओके, अभी तक हम अगर देखें तो जो नेशनल वाटरवे एक्ट है उसके तहत लगभग 111 नेशनल वाटरवेज ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। एंड सबसे पहला जो नेशनल वाटरवे हुआ था दैट वाज ऑन द गंगा, भगीरथी एंड हुगली नदी के ऊपर हुआ था। वाटरवे 2 की बात करूँ तो ब्रह्मपुत्रा, जो कि हम अच्छे से भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। वाटरवे 3 की बात करूँ तो दैट वाज इन दी वेस्ट कोस्ट कैनाल ऑफ केरला। एंड नेशनल वाटरवे 16 इट वाज ऑन बैरक रिवर। अच्छा चलो आप लोगों से पूछ लेता हूँ, आपको बताना है कि बैरक रिवर कौन से स्टेट में फ्लो करती है, ठीक है, किस स्टेट से रिलेटेड है, और इज इट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, एंड इफ नॉट तो फिर किसके ट्रिब्यूटरी है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। एडवांटेज वगैरह आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव और इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो सबसे पहला तो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है ना, जिसने नेशनल वाटरवे 1 बनाया, और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, एंड लास्ट इज योर सागरमाला प्रोजेक्ट, जिसमें बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं किस पे, पोर्ट डेवलपमेंट में, कि अच्छे से हमारे क्या हो जाए, पोर्ट डेवलप हो जाए। अगले टॉपिक की बात करूं तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपना एक इनिशिएटिव चलाया था स्वायत्त, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म अगर आप देखोगे दैट इज योर स्टार्टअप वुमेन, है ना, स्टार्टअप वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन। ये चलाया गया था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा। इसने लगभग अपने 7 साल कंप्लीट कर लिए हैं, और इसका वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ही ये रहता है कि इट विल हेल्प स्टार्टअप्स, ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड एमएसएमईज, और जितने भी आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सबको ये हेल्प करेगा, ताकि वो अपने बिजनेसेस को अच्छे से चला पाए, या उनको अगर कोई भी चीज़ के लिए क्रेडिट वेडिट की फैसिलिटी चाहिए तो वो यहाँ पे प्रोवाइड कर पाए। ये जो इनिशिएटिव था इट लॉन्च्ड ऑन 19 फरवरी 2019 में, ठीक है, और इसका फोकस शुरू से ये था कि ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे स्टार्टअप की बात हो, या तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हों, यूथ एंटरप्रेन्योर्स हों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें, या माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की मैं बात करूँ, ठीक है। तो अभी तक आप देखोगे कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स ने लगभग 83,000 करोड़ का प्रोक्योरमेंट ऑर्डर लिया है जीईएम के थ्रू, है ना। कुछ स्टार्टअप ने 54,000 करोड़ का यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऑर्डर लिया है। ओके, इस इनिशिएटिव को अगर मैं बोलूँ तो ये गवर्नमेंट के बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ अलाइन हो रहा है, लाइक आपका डिजिटल इंडिया, है ना, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया एंड विमेन लेड डेवलपमेंट। तो इन सब के साथ ये अलाइन हो रहा है बहुत अच्छे से। अगर मैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात करूं तो इसको भी शुरू किया गया था 2016 में, और ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब देखो, चाहे मैं स्वायत्त की बात करूं चाहे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की, दोनों के आप देख लो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लगभग सिमिलर है। प्रोक्योरमेंट वाली बात है, ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट, वुमेन्स की हेल्प करना, एमएसएमई सेक्टर को ग्रो करना, एसएचजीज को मतलब हेल्प करना, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी अच्छे से रखना, तो यही यहाँ पर बात करी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स, ठीक है, 2025-26। इसकी खासियत क्या है, ये पहली ऐसी एनुअल रिपोर्ट है जो किसके बारे में आई है, ऑन दी नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स, कि भैया जो नेशनल हाईवे है उसमें कितना ज़्यादा ग्रीन कवर है या नहीं है। इसको रिलीज़ करता है एनएचएआई, एंड ये जो रिपोर्ट होती है इसने हमें एक असेसमेंट प्रोवाइड किया है ऑफ द ग्रीन कवर, ठीक है, अलॉन्ग नेशनल हाईवे, जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज हैं उनके अराउंड जो ग्रीन कवर है वो कैसा है। और इसको जो बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेजरी एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो,
ठीक है, इन लोगों ने मिलके बनाया है। इस इनिशिएटिव में हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया की जो कमिटमेंट है कि हम किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इन सबको एक साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के अंदर इंटीग्रेट कर पाते हैं, तो उस बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो NHAI के द्वारा निकाली हुई ये पहली रिपोर्ट है, ठीक है। एंड इस रिपोर्ट में जो भी चीज़ें करी गई है या जो असेसमेंट करा गया है वो किसके बेसिस पे है, दैट इज बेस्ड ऑन द क्लोरोफिल कंटेंट डिटेक्टेड इन थ्रू हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट। तो सैटेलाइट से देखा गया जो ग्रीन कवर है, और उसमें ये देखा गया कि भैया कितना क्लोरोफिल का कंटेंट कितना ज़्यादा है। अगर क्लोरोफिल का कंटेंट ठीक ठाक है तो इट्स मीन ग्रीन कवर हमारा क्या है, अच्छा है। और अगर क्लोरोफिल का कंटेंट हमारा ठीक ठाक नहीं है तो ग्रीन कवर हमारा बेकार है, ठीक है। तो ये यहाँ पर परसेंटेज वे में आपका डिनोट किया गया है। एंड जितना भी आपका प्रपोर्शन ऑफ लैंड वेजिटेशन के अंदर कवर किया गया है, उसको राइट ऑफ वे के अंदर आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हम देख लेते हैं कि राइट ऑफ वे होता क्या है। एक सेकेंड। हाँ, तो राइट ऑफ वे ये रेफर करता है एक टोटल लैंड लीगली एक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग अ हाईवे, ठीक है। तो ये बेसिकली बात करता है कि ऐसी लैंड जिसको प्रोक्योर ही इस वजह से किया गया है क्योंकि वहाँ पर हमें नेशनल हाईवे बनाना है। अब चाहे किसी भी तरह की रोड हम वहाँ पे बनाएं, तो उस बारे में यहाँ पर बात करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले तो वेजिटेशन का एक्सटेंड हमको यहाँ पर समझना है कि नेशनल हाईवे के अलावा कि कितनी वेजिटेशन है। साथ साथ हमको ये देखना है कि जो भी हमने प्लांटेशन ड्राइव चलाई हैं, जो भी हमने गैप्स आइडेंटिफाई करे या एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आप देखोगे कौन कौन से मेथड यूज करे गए हैं। हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी, क्लोरोफिल डिटेक्शन, रिमोट सेंसिंग टेक्निक एंड जियो स्पेशियल मैपिंग। बाकी आप खुद से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको दो बॉडीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा, NRSC है ना, और इसरो का। क्योंकि NRSC क्या है, एक अंडरलाइंग बॉडी है जो कि इसरो के अंडर ही आती है। NRSC के अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूँ तो इट वाज लोकेटेड इन हैदराबाद। क्लियर, तो बस इतना आपको याद रखना है। ज़्यादा डिटेल भी नहीं पढ़नी है, जो मैं बता रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना पढ़ते जाओ, बहुत है। बाकी क्योंकि डिटेल में मैंने लिखा है आप लोगों के नॉलेज के लिए पढ़ते रहना, है ना। अगर सिर्फ आप टू द स्पेसिफिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो जितना मैं बता रहा हूँ एग्जाम में MCQ इतने से ही बनेगा, इससे ज़्यादा से नहीं बनेगा। ओके, कोई अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव हम देखें तो अगला इनिशिएटिव है ग्रीन हाईवे प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी 2015। ठीक है, इसका काम यही है कि भैया रोड के साइड प्लांटेशन लगाना, जो भी नेशनल हाईवे के आसपास की रोड है। नेक्स्ट आता है नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। तो ये कुछ मिशन है जो आप यहाँ पर देख सकते हो या कुछ इनिशिएटिव्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये बात कर रहा है आपका एक्सरसाइज लैमितीय, ठीक है, लैमितीय। ये जो एक्सरसाइज है इट वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड सेचेल्स। इट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अगर आप देखेंगे तो फेब महीने की जो मैंने PIB कराई है, मतलब लास्ट जो हमारी वीडियो है जो अभी कुछ दिन पहले अपलोड हुई थी, उसको अगर आप देखोगे तो वहां पर मैंने जितनी भी एक्सरसाइज थी उनका एक कंपाइलेशन डाला हुआ है, ठीक है। एंड वो कंपाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने उसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी है। तो अगर आपको देखना है तो आप फरवरी वाली PDF उठाओ और उसमें आराम से जाके देख सकते हो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन वाली बात आप लोगों के लिए होगी ही नहीं। अब ये वाला जो एक्सरसाइज है ये इसका 11th एडिशन है, ठीक है। इट इज इट्स 11th एडिशन। तो लगभग आप देख सकते हो कि पिछले 11 सालों से हम अगर बोले हैं तो सिंपली चल रहा है। लैमितीय वर्ड का मतलब अगर हम समझें तो उसको बोला जाता है फ्रेंडशिप इन केरोले लैंग्वेज, ओके। एंड ये डिनोट करता है इंडिया और सेचेल्स की एक पार्टनरशिप या क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, जो कि इंडियन ओशन रीजन में। आप देखोगे जो सेचेल्स है उसकी लोकेशन ही ऐसी जगह पे है कि इंडियन ओशन में उसका और इंडिया का अगर अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रहेगी तो बोथ इंडिया के लिए भी एंड सेचेल्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शेयर्ड बेनिफिट के लिए यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये कैसी एक्सरसाइज है, ये बाइनियल एक्सरसाइज है, मतलब हर 2 साल में एक बार होती है।
तो शुरू ये हो गई थी 2001 से, तो आप लगा सकते हैं, तो टोटल 11 बार हुई है, तो इंटू 2 करोगे तो 22 साल। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो इंडियन डिफेंसेस के लगभग लगभग तीनों फोर्सेस यहाँ पर ऑल थ्री सर्विसेज ने इसमें टेक पार्ट लिया है। साथ साथ कुछ ऐसी रेजिमेंट्स हैं जो अलग रहती है, उन्होंने भी पार्ट लिया है, लाइक असम रेजिमेंट। ठीक है, कुछ पर्सनल जो असम रेजिमेंट के थे वो भी यहाँ पर इन्होंने पार्ट लिया है। और इंडिया ने डिप्लॉय किया है INS त्रिकंद एंड C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर दिस एक्सरसाइज। ठीक है, अब INS त्रिकंद क्या है? इट इज़ अ तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट। ठीक है, तलवार क्लास का स्टेल्थ फ्रिगेट है, जो कि कमीशन हुआ था हमारा 2013 में, एंड ये ऑपरेट होता है वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर। और कौन कौन सी चीज़ों के लिए इसको इक्विप किया गया था? इट इज़ इक्विप्ड फॉर एंटी एयर वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सरफेस वॉरफेयर, मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस, इन सब चीज़ों के लिए इसको प्रिपेयर किया गया था। ओके, तो इंडियन आर्मी की तरफ से कौन कौन गया है या क्या क्या है, तो वो आप देख सकते हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से असम रेजिमेंट, इंडियन नेवी की तरफ से INS त्रिकंद, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। अब जब तीन अलग अलग जो डिफेंस फोर्सेज है वो एक साथ काम करती हैं, तो इट ऑल्सो शोज अ जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस। ठीक है, जो हमारा थिएटर कमांड है, उन सब के बारे में भी आप यहाँ पर समझ सकते हो कि थिएटर कमांड या जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन करने की भी हमारे पास कैपेबिलिटी है। तो ये वह तो रही बात आपकी किसकी, इस वाली न्यूज़ की, है ना, अबाउट एक्सरसाइज लेमिथी की। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, एंड इट टॉक्स अबाउट द न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी इन इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए ये बात किस बारे में करता है, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये यूज़ किया गया जा रहा है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, है ना, या मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, आप एक तरीके से समझ सकते हैं। इस पूरी स्टडी का, ठीक है, या इस पूरे एक इनिशिएटिव का मेन फोकस एरिया क्या है, तो उसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि देयर आर सेवरल स्टडीज जो बताती हैं कि जितना भी हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसका एक सर्टेन प्रपोर्शन ही हमारी जो सॉइल है वो अब्जॉर्ब कर पा रही है। एंड अगर हम उससे ज़्यादा डाल भी रहे हैं ना, इट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ फर्टिलाइजर। तो अगर हम उस चीज़ को समझ जाएं कि भैया सॉइल के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है और उसकी पर्याप्त मात्रा के हिसाब से डालें, तो जो हम ओवर कंजप्शन कर जा रहे हैं या हम ओवर डू कर जा रहे हैं किस चीज़ के, इन टर्म्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, तो वो हम रोक सकते हैं। और ये जो करंट एस्टिमेट है ये बताता है कि भैया जितना हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं उसका सिर्फ 30 to 45% अब्जॉर्ब हो रहा है। फॉस्फोरस की बात करूँ तो 15 to 25% अब्जॉर्ब हो रहा है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द पोटेशियम, तो वो 50 to 60% ही आपका अप्लाई हो रहा है। एंड अगर हम इस तरीके से इसको अप्लाई करें तो जो यूटिलाइजेशन होगा इट वुड बी मच मोर इफेक्टिव, है ना। और एक तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा खर्चा कम हो जाएगा। सबसे पहले तो फर्टिलाइजर जितने भी हमने यूज करने हैं, ठीक है, उनकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। एंड इफ कॉस्टिंग इज लेस, है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फार्मर के ऊपर जो लोड पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। तो फार्मर का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक तरीके से जो कैपिटल लग रही है इन टर्म्स ऑफ फार्मिंग, वो थोड़ी सी कम होगी यहाँ पे, है ना। तो इस पूरे इनिशिएटिव का काम ही है, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी का काम ही ये है कि भैया इट रिफर टू द प्रपोर्शन ऑफ अप्लाइड फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट दैट आर इफेक्टिवली अब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द क्रॉप्स। हमें सिर्फ उतने ही यूज़ करने हैं जितने यूटिलाइज हो पा रहे हैं। अभी जो NUE है ना, न्यूट्रिएंट यूज्ड एफिशिएंसी, ये बेसिकली डिपेंड किस किस चीज़ पे होती है। इट डिपेंड ऑफ द क्रॉप टाइप, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्रो क्लाइमेट कंडीशन, फर्टिलाइजर सोर्स, मेथड एंड टाइमिंग ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, एंड इरिगेशन प्रैक्टिसेस एंड ओवरऑल क्रॉप मैनेजमेंट। तो आप देखोगे ये बेसिकली डिपेंड होता है पूरी तरीके से कि भैया वो जो क्रॉप है ना, उसकी फार्मिंग कैसी हो रही है, और उस चीज़ के ऊपर कि भैया लैंड जहाँ पर उसको उगाया जा रहा है, लैंड के अंदर का न्यूट्रिएंट कंपोनेंट कैसा है, जो आप क्रॉप उगा रहे हो उसकी नीड क्या है, उसके बेसिस पे डिपेंड होता है ना। और जैसे जैसे आप देखोगे न्यूट्रिएंट की एफिशिएंसी डिक्लाइन करेगी, ठीक है, और ये क्या कर देगा कि जो क्रॉप का रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स फर्टिलाइजर उसको भी कम कर देगा, एंड हेंस
फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर ईल्ड बढ़ानी है तो आपको सबसे पहले तो समझना है कि कितना न्यूट्रिएंट्स कितनी ज़रूरी है। और आप देखोगे कि इंडिया के अंदर जो NUE है वो बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमने ऑलरेडी ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था हमारा, ठीक है, आप सबको पता होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके अंदर हुआ था? बाय एम स्वामीनाथन, ठीक है। एंड ये चला था लगभग लगभग 1970s के एरा में चला था। और इस एरा के दौरान आपके कुछ स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ पंजाब की, है ना, मैं बात करता हूँ यहाँ पे हरियाणा की, इन्होंने बहुत ज़्यादा ही आपके फर्टिलाइजर्स यूज़ करने स्टार्ट हो गए। एंड सिंस दैट टाइम आज तक हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं। अब जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करोगे तो सॉइल क्या होगी? डिपेंडेंट हो जाएगी फर्टिलाइजर्स की, एंड धीरे धीरे उनकी एफिशिएंसी कम होगी। अब अगर एफिशिएंसी कम होगी तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको सेम ईल्ड उगाने के लिए आपको जो अमाउंट है फर्टिलाइजर्स की वो ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ होंगे तो भैया फार्म की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, एंड उसके साथ साथ सॉइल भी डिग्रेड होगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। इस तरह का जो क्वेश्चन होगा ना वो थोड़ा सा अप्लाइड नेचर में भी आपसे पूछा जा सकता है। आजकल आप देखोगे यूपीएससी का एक ट्रेंड आपने नोटिस किया है कि वो सिर्फ फैक्चुअल डेटा नहीं पूछ रहा, वो या स्कीम के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, वो अप्लाइड करके पूछ रहा है, मतलब उसमें थोड़ा सा लॉजिक को अप्लाई कर दे रहा है ना। तो उस अप्लाइड नॉलेज वाले क्वेश्चंस को आप यहाँ से इस तरीके से अच्छे से टैकल कर सकते हो। फिर यहाँ पर बात करी गई है द 4R स्ट्रेटेजी, है ना, या 4R प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आपको देखना है 4R में क्या होगा? राइट सोर्स, है ना। सबसे पहले आपको करेक्ट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर यूज करना है। राइट रेट, भैया कितना यूज करना है उसका ध्यान रखना है। राइट टाइम, किस स्टेज ऑफ क्रॉप डेवलपमेंट आपको उसको यूज करना है। राइट प्लेस, भैया कहाँ पर आपको उसको छिड़कना है ना, सीधा डायरेक्टली प्लांट रूट्स में या पूरा ऊपर से स्प्रे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो अगेन दिस 4R स्ट्रेटेजी विल बी वेरी एसेंशियल। राइट सोर्स, राइट रेट, राइट टाइम एंड राइट प्लेस। अब ध्यान रखना है आपको कि कुछ आपके गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं, लाइक सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आपका एक लिया गया है। फिर PM प्रणाम जिसको हम आगे पढ़ेंगे, है ना, नैनो यूरिया, नैनो DAP एंड नीम कोटेड यूरिया। आप देखोगे यहाँ पे बात करी गई है किसकी? नीम कोटेड यूरिया की। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इसकी बात करी गई है। फिर आता है इंटीग्रेटेड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों की बात करी गई है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला है शक्ति वॉक। ये भी ज़्यादा मतलब इसमें कुछ डिटेल में आपको नहीं समझना, बस थोड़ा सा समझना है कि यू कैन यूज़ इट, और आपसे सीधा पूछा जा सकता है व्हाट इज़ शक्ति वॉक, ठीक है। तो कर्तव्य पथ पे, है ना, शक्ति वॉक आपका ऑर्गेनाइज कराया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड इसका बेसिकली काम क्या है? तो शक्ति वॉक इज शी लेड्स भारत एट कर्तव्य पथ ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और इसका मेन फोकस क्या है? टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन और टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट, लीडरशिप, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन। जो अलग अलग एरिया से जो वुमेन्स ने कंट्रीब्यूट करा है अभी तक और आगे कर सकते हैं। और इस पूरी वॉक का एक सेंट्रल रोल ये रहा है कि भैया वुमेन्स का जो एक रोल है इन शेपिंग इंडिया या फिर इंडिया को डेवलप करने में, वो हमारे जो विकसित भारत @ 2047 है उसके रोल के साथ अलाइन होना चाहिए। क्योंकि एज गांधी जी सेड कि जब तक आप वुमेन्स को इंक्लूड नहीं करोगे, है ना, इंडिया की प्रोग्रेस में और इंडिया के डेवलपमेंट में, आप क्या कर रहे हो? हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को अलग कर दे रहे हो। और अगर आप आधे रिसोर्सेज के साथ लड़ोगे तो कभी भी आप 100% रिजल्ट्स नहीं पा पाओगे। तो वो आपको यहाँ पर चीज़ें समझनी है ना। हाइलाइट्स में इसकी सेम चीज़ें जो हैं वही मैंने बताया। ये जो इनिशिएटिव है ये रीअफर्म करता है जेंडर इक्वालिटी, विमेन सेफ्टी, विमेन डिग्निटी एंड विमेन एम्पावरमेंट की बातों को। एंड इस पूरे उसका एक हाईलाइट यही है कि भैया आपको इंपॉर्टेंस दिखाना है विमेन लेड डेवलपमेंट, ठीक है, किस तरीके से वुमेन्स ने डेवलपमेंट किया है या आगे कर सकती है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट वॉज सेलिब्रेटेड इन 8 मार्च ऑफ एवरी ईयर, है ना। और इसका पर्पस क्या होता है कि इट सेलिब्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स
कि विमेंस की क्या अचीवमेंट है, चाहे वो लीडरशिप में हो, चाहे सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह का हो, तो वो आपको यहाँ पे देखना है। थीम भी आप समझ सकते हो कि भैया इसकी जो पूरी की पूरी थीम है वो यही बात करे कि विमेन आर नॉट बेनिफिशरीज ऑफ डेवलपमेंट बट आर एक्टिव लीडर ड्यूरिंग इंडियन प्रोग्रेस। ठीक है, तो विमेन्स सिर्फ बेनिफिट नहीं उठा रही हैं प्रोग्रेस का, वो उस प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं, है ना। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है वो विमेन लेड कंट्रीब्यूशन भी है। एंड इधर मैंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आराम से पीडीएफ से। ठीक है, मैं अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता यहाँ पे। तो अब गवर्नमेंट स्कीम्स देख सकते हैं हम। मिशन शक्ति, संभाल, समर्थ्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका नाम भी बाद में चेंज हो गया था एंड इसमें बदलाव। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्या पता आपसे पूछ ले। पीएम मातृवंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, वन स्टॉप सेंटर, विमेन हेल्पलाइन नंबर, तो ये इतनी सारी स्कीम्स आपकी निकाली गई हैं। रिसेंट आप देखोगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विच टॉक्स अबाउट द 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड आप रिसेंट देखोगे इसके ऊपर तो भैया कंट्रोवर्सी भी हुई थी अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे CAPF की बात करूँ या अगर आप इसको CDS पर्पज से देख रहे हैं तो दोनों में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और देखोगे तो CDS 1 में तो ऑलरेडी आ ही चुका है, बट अभी क्योंकि रिसेंट कंट्रोवर्सी होगी तो शायद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे ना आए, बट कुछ और थोड़ा सा घुमा के वो पूछ ले आपसे, है ना। डायरेक्टली उस पर ना पूछे बट कुछ घुमा के पूछ ले। नेक्स्ट आता है लखपति दीदी। ये जो लखपति दीदी स्कीम है ये एक स्टेट की है एंड दैट स्टेट इज़ योर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की एक स्कीम है ये। फिर द्रोण दीदी, ठीक है, ये जो द्रोण दीदी है शायद ये भी आई थिंक मध्य प्रदेश की है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। लखपति दीदी आई एम काइंड ऑफ श्योर कि शायद वो मध्य प्रदेश की है। अगला आता है आपका न्यूज़ दैट इज़ यूनिवर्सल सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस टू ऑल बाय 2030। तो गवर्नमेंट का एक ये एम है कि भैया हमको क्या करना है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस लाना है सबके लिए 2030 तक। और ये क्या करेगा, ये हमें हेल्प करेगा हमारे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पाने में, दैट इज 6.1, है ना। और इसको अलाइन जो किया गया है दैट इज विद दी जो इंडिया का एक मिशन है जल जीवन मिशन, उसके साथ अलाइन किया गया है। अब ये जल जीवन मिशन किस बारे में बात करता है, तो ये जो जल जीवन मिशन है ये बात करता है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। ठीक है, जितने भी हाउस होल्ड हैं पूरे गांव में, यानी कि एवरी रूरल हाउस होल्ड के पास क्या होना चाहिए, टैप कनेक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो लगभग हर किसी के पास टैप वाटर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, 100% टैप वाटर कनेक्टिविटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको जब से लॉन्च किया गया 2019 से, तभी से इसने बहुत ज़्यादा वर्क किया है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द रूरल ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेफ ड्रिंकिंग की हम बात कर रहे हैं कि भैया ऐसा पानी प्रोवाइड करा जाए जो सबके लिए मतलब सेफ हो, है ना। और आप देखोगे कि जो रिसेंट बजट हुआ था आपका 2025-26, क्योंकि जल जीवन मिशन का जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो गया था, तो उसको एक्सटेंड किया गया है टिल 2028 तक कि भैया इस मिशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो वैसे तो ड्रिंकिंग वाटर जो है इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, बट क्योंकि वाटर रिसोर्सेज आपका सेंटर के पास भी आता है तो दैट्स वाई वो जो सेंटर है वो इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि वो क्या है एक बेसिक नीड है। अब चाहे वो स्टेट के अंदर आए चाहे सेंटर के अंदर आए, सभी सरकार ये तो चाहेंगी ही ना कि भैया वो लोगों के लिए काम करे, है ना। तो थोड़ा सा जल जीवन मिशन देख लेते हैं। ये जो जल जीवन मिशन है 2019 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन। इनका जो विजन है दैट इज़ हर घर नल से जल। ठीक है, तो हर घर में जल जाना चाहिए, पर किससे, नल से। तो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन आपको यहाँ पर देना है टू एवरी हाउस होल्ड। ठीक है, इसकी अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो आप देख सकते हो लॉन्च जब हुआ था तो रूरल हाउस होल्ड में सिर्फ 3.23 करोड़ यानी कि 16.7 करोड़ लोगों के पास या परसेंटेज वाइज घरों में आपका टैप वाटर हुआ करता था। आज के टाइम पे आप देखोगे तो एडिशनली 12.8 करोड़ लोग इसमें जुड़ गए हैं। टोटल इन टोटल 19.36 करोड़ आपका आंकड़ा पहुंच गया है ना। हाउस होल्ड विद टैप वाटर कितना है 15.82 करोड़, और लगभग 81.71% हमने घरों को कवर कर लिया है। एंड जब हमने इतने सारे घरों को कवर किया
तो इट मेक्स अस द वन ऑफ द लार्जेस्ट रूरल ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। तो ये जो जल जीवन मिशन है, ये अभी तक का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम बन गया है। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ में मतलब इतना कुछ खास नहीं है, बस छोटा सा आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट मैसेज ऑन इंडियाज क्या बोलते हैं, ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल विमेंस डे। ठीक है, तो क्या था राष्ट्रपति जी का मैसेज, है ना, ऑन इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर। सो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने सबसे पहले तो ग्रीटिंग्स दी, और उन्होंने इस बार एम्फोसाइज किया है स्पेशली वुमेन्स पे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, दिस पर्टिकुलर थिंग इज स्पेसिफिकली फॉर CAPF स्टूडेंट, है ना, जो बच्चे पेपर 2 दे रहे हैं उनके लिए है। वो क्या कर सकते हैं भैया, इस तरह की चीज़ों को कोट कर सकते हैं। अगर बात है विमेन से रिलेटेड, तो आप बता सकते हो कि भैया इस बार जो हमारी प्रेसिडेंट थी, उन्होंने इंटरनेशनल विमेंस डे के ऊपर ऐसा कुछ कहा था। तो जब भी आप ऐसे लिखोगे, वो एक अलग रिजेंबलेंस शो करेगा, वो एक बताएगा कि हाँ भैया आप अप्लाइड नॉलेज का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ने क्या किया है कि सभी लोगों को मतलब धन्यवाद किया, और उसके साथ साथ स्पेशली विमेंस को, और उन्होंने एक्नॉलेज किया है अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन इन नेशन बिल्डिंग। ठीक है, और इन्होंने एक और बात बोली कि दैट वुमेन्स आर द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एम्पावरमेंट फॉर बिल्डिंग अ प्रॉस्परस एंड इंक्लूसिव इंडिया। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो इंटरनेशनल वुमेन डे 2026 में ये चीज़ें कुछ करी गई है। देखो बाकी चीज़ें जो भी हैं वो मैंने बता दिया, पेपर 2 के लिए है। तो जो भी महिलाओं के बारे में बोला गया है, तो उन सब चीज़ों के बारे में आप देख सकते हो। एजुकेशन के बारे में बोला है, सेल्फ रिलायंस के बारे में बोला है, एम्पावरमेंट के बारे में बोला है, तो वो सब आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे बोला गया है दैट एस्पिरेशन एंड लीडरशिप ऑफ यंग विमेंस, ठीक है, हुआ शेपिंग द ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया। तो इस तरह की जो कोट्स हैं आप यूज़ करना, ठीक है, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इसका एग्जाम में, है ना। तो समझ लेते थोड़ा। विमेंस डे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, है ना। सबसे पहले इसको 1911 में ऑब्जर्व किया गया था, देन रिकॉग्नाइज किया गया था 1975 1975 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है वो आप देख सकते हो, और ये अभी हमने थोड़ा ऊपर पे पढ़ा है ना। जितने भी मेजर इनिशिएटिव है फॉर विमेंस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, द्रोण दीदी वगैरह सब हमने कर लिए थे। ठीक है, अगला आता है प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेट द राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी लीडर ऑन इलेक्टोरल सक्सेस ऑफ नेपाल। आपने देखा होगा कि रिसेंटली क्या था, एक जेंजी प्रोटेस्ट हुआ था आपका नेपाल में, एंड इस जेंजी प्रोटेस्ट की वजह से आप देखोगे नेपाल में जो सरकार है पूरा तख्ता पलट हो गया। एंड यहाँ पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी एक मेजर पार्टी की या एक विनिंग पार्टी की तरह निकल के आई है। तो उसी पे जो हमारे PM है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था। अब इस टॉपिक को पढ़ाने के ऊपर या इस टॉपिक को बताने के ऊपर मेरा ये लॉजिक है कि जब आप इसको पढ़ो तो आप यहाँ पर ना कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर लो अबाउट इंडो नेपाल। ठीक है, चाहे तो पेपर 2 की बात करूँ या पेपर 1 की बात करूँ, दोनों में यहाँ से आने के चांसेस ठीक ठाक है ना। जब पेपर 1 की बात करेंगे तो भाई थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा आपका आएगा कि भैया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है कि नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया में हमारे कैसे रिलेशन है, इस तरह की चीज़। कोई ग्रुपिंग है अगर, ठीक है, कोई इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जिसका इंडिया और नेपाल एक साथ पार्ट है कि नहीं है, लाइक बिम्स्टेक, सार्क, इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं। ठीक है, BBIN एक आप दो याद रखना, BBIN करके एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, उसमें होता है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, BBIN। तो इस तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं उन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका VO चिदम्बरम पोर्ट बिकम्स इंडियाज फर्स्ट मेजर पोर्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बनाया गया है, मतलब पहला ऐसा पोर्ट है, मेजर पोर्ट है जहाँ पर डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। अब इसमें होगा क्या कि न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, सबसे पहले तो चलो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी क्या होती है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर एक वर्चुअल रेप्लिका बनाया जाएगा। ठीक है, एक डिजिटल रेप्लिका बनाया जाएगा किसका, पूरा का पूरा जो फिजिकल एसेट सिस्टम है, ठीक है, पूरा का पूरा जो पोर्ट है उसका एग्जैक्ट रियल वर्ड क्या बनाया जाएगा, रेप्लिका बनाया जाएगा, ताकि जितना भी डेटा है ये उसको रिसीव करेगा, है ना, थ्रू सेंसर्स एंड कनेक्टेड डिवाइसेस, और उस पोर्ट को रियल टाइम में मॉनिटर करेगा।
एंड अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत लगती है कि भैया यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन चीज़ों को पहले ही ये फ्लैग कर देगा, ताकि पोर्ट की जो मतलब पोर्ट की जो डे टू डे ऑपरेशन है उनमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसको इनाग्रेट कब किया गया था? इस प्लेटफॉर्म को इनाग्रेट किया गया था 23 February 2026 बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सबरानंद सोनोवाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ करी गई हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज, वो आप देख सकते हो। IoT, AI, ML, GPS ट्रैकिंग, लिडार मैपिंग, ड्रोन इमेजिंग, CCTV नेटवर्क, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, GIS सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें कुछ करी गई हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर हम फीचर्स हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला आता है अपेडा फैसिलिटीज़, फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ GI टैग जोहार राइस फ्रॉम असम। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है? सबसे पहला याद रखना है कि जो जोहार राइस है ये कहाँ का है? ये असम का है। ठीक है, एंड इसको पहली बार एक्सपोर्ट किया गया है टू UK एंड इटली, और ये करने में मदद मिली है हमारी एपेडा की। लास्ट जो फरवरी की मैगजीन है उसमें मैं ऑलरेडी एपेडा के बारे में बता चुका था, तो आपको मेरे को बताना है कमेंट करके विच मिनिस्ट्री एपेडा बिलोंग्स टू। ओके, तो बस इतना आपको याद रखना है। ये जो है ये आपके वोकल फॉर लोकल या लोकल फॉर ग्लोबल, इन सब इनिशिएटिव्स को भी क्या करेगा? थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा। सो यही इसमें अभी तक पढ़ना था। तो जोहार राइस, ये इंपॉर्टेंट है कि जोहार राइस क्या है। इट इज़ एन इंडिजीनियस एरोमेटिक राइस। ठीक है, एरोमेटिक है मतलब इसके अंदर क्या है? एक अलग सी खुशबू है। ठीक है, एरोमेटिक राइस ऑफ असम। इसका एक प्लीजेंट अरोमा है, फाइन ग्रीन टेक्सचर है, सॉफ्ट कुकिंग क्वालिटीज़ है एंड रिच टेस्ट है। तो इसको GI टैग मिला है कहाँ पर? आपका असम के अंदर इसको GI टैग मिल चुका है। सो अब ये जो GI टैग है ये कब मिला था? ये मिला था आपका 2000 लगभग 17 के अंदर। ठीक है, कब मिला था? 2017 के अंदर। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि यूनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो कि असम से ओरिजिनेट हुआ। कहाँ कहाँ पर इसको बनाया जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ कहाँ ये उग सकता है, कल्टीवेट हो सकता है। तो अभी देख लेते हैं कि 2026 में लास्ट मतलब इस साल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको GI टैग मिला है और किन किन चीज़ों के लिए मिला है। सो पोंदुरु खादी ये मिला है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसकी खासियत क्या है? यहाँ पर आपका एक मतलब इसमें क्या होता है, जो कॉटन है उसको क्लीन करने के लिए एक वल्यूगा फिश है उसका यूज़ किया जाता है, जॉ बोन ऑफ वल्यूगा फिश टू क्लीन द कॉटन। इट इज़ अ यूनिक फीचर। ठीक है, वो आपको याद रखना है। देन आता है वरैयूर कॉटन, ये किसका है? ये तमिलनाडु का है। फिर आता है थुयुमाली राइस, ये किसका है? अगेन तमिलनाडु का है। इसमें क्या यूज़ किया गया जाता है? एक पेस्ट रेजिस्टेंस वाइट राइस वेराइटी है ना, एंड जैस्मिन बर्ड की तरह इसमें क्या होगी? अपीरियंस होगी। अगली अगर मैं बात करूं तो दैट इज ऑफ कविंदपद्दी नट्टू सकारिया, ये अगेन तमिलनाडु है ना, एंड मथुरा जरी ड्रेस उत्तर प्रदेश। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। कुछ लास्ट मतलब इस साल में आपका ये है। अगर मैं वैसे बात करूँ तो टोटल एंड टोटल अभी तक जो आपके GI टैग्स हैं वो कितने हो गए हैं? अराउंड एंड अराउंड 658 के लगभग आपके GI टैग हो गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा GI टैग है वो किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है, लगभग 70। तमिलनाडु की बात करूँ तो 65 प्लस आपके टैग्स हैं जो यहाँ पर डाले गए हैं, और इनके जस्ट बाद में कौन आ रहा है? आपका कर्नाटका। तो आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, तो यूपी, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ओके, इतना आपको याद रखना है। अगला एक पायलट प्रोजेक्ट की बात करेंगे, दैट इज समृद्ध ग्राम पायलट प्रोजेक्ट फॉर फिजिकल सर्विसेज होगा, फिजिकल प्लस डिजिटल, फिजिटल सर्विसेज। ठीक है, तो फिजिटल सर्विस डिलीवरीज के लिए यहाँ पर लाया गया है, और इसके लिए चुना गया है आपका किसको? उमरी विलेज। ठीक है, कौन सा विलेज है? उमरी विलेज इन गुना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसका काम क्या है कि एक मॉडल विलेज की तरह इसको ग्रो किया जाएगा और इसको डेवलप किया जाएगा एज अ फिजिटल सर्विस डिलीवरी। फिजिटल जिसमें फिजिकल सर्विसेज भी देंगे एंड डिजिटल सर्विसेज भी देंगे, और ये करा जाएगा बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, DOT के द्वारा इसको करा जाएगा। इट इज जस्ट अ पायलट प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि समृद्ध ग्राम इस इनिशिएटिव में आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करी जा सके। लाइक गांव में छोटी मोटी सर्विसेज हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया,
बैंक अकाउंट हो गया या मनरेगा कार्ड हो गया या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को कवर करने के लिए आपका जो भी रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगे फिजिकल प्लस डिजिटल फॉर्म में, है ना। यहाँ पर लेवरेज मिलेगा किसका? भारत नेट नेटवर्क का, जिसमें कि आपको पता होगा कि फाइबर कनेक्शन लगाए गए हैं। अराउंड अराउंड 1 लाख पंचायत इन इंडिया में उनको क्या दिया गया है? डिजिटल वो फाइबर कनेक्शन लगवाए गए हैं, ताकि वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके एंड डिजिटल गवर्नेंस, फिजिकल इंक्लूजन, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर बढ़े। तो उमरी को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। इनिशिएटिव जो है वो डीओटी के द्वारा क्या करा जा रहा है? इम्प्लीमेंट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन, है ना। तो ये यहाँ पर बेसिकली कर रहे हैं, बाकी इसमें कुछ समझने के लिए और है नहीं। फिजिटल आपको बस ध्यान रखना है, ये फिजिटल जो टर्म है वो आप याद रख सकते हैं। फिर आता है एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, खासियत क्या है? ये ऐसी पहली माइनिंग कंपनी बनी है जिसने लगभग लगभग 50 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, चीज़ है ये। तो एनएमडीसी जो कि क्या है? इंडिया की लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर कंपनी है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा, ये एक नवरत्न कंपनी भी है इंडिया की, है ना। तो ये क्या है? एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आपका वर्क करती है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसकी खासियत ही ये है कि ये पहली कंपनी ऐसी बनी है जिसने अचीव किया है कौन सा टारगेट? 50 मिलियन टन्स का टारगेट। 50 मिलियन टन्स ऑफ आयरन और यहाँ पर इन्होंने प्रोड्यूस किया है एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर्स में। तो ये बताता है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो किस तरीके से बढ़ रही हैं। आप देखो कि जो प्रोडक्शन है वो लगभग लगभग 67% से इंक्रीज़ हुआ है सिंस 2015। स्टैब्लिश इसको किया गया था 1958 में, तब 10 मिलियन टन के अराउंड था 78 में, और आज 50 मिलियन टन पहुंच चुके हैं। अब आयरन ओर इम्पॉर्टेंट क्यों है वो समझ लो थोड़ा सा, है ना। क्योंकि आयरन ओर क्या होते हैं आपके, समझो। आयरन ओर्स, अलग अलग आयरन ओर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, रियोटाइट एंड लिमोनाइट। ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट आयरन ओर्स हैं। ये यूज होते हैं एज अ प्राइमरी रॉ मटेरियल इन स्टील प्रोडक्शन। एंड आप अगर पता हो थोड़ा भी, आपने अगर इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि आयरन एंड स्टील ये दोनों कैसी इंडस्ट्री है? दीज आर द बेसिक इंडस्ट्री। अब मैं बेसिक इंडस्ट्रीज तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सो आई एम होपिंग दैट आप बेसिक इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा सर्च मारोगे, एंड इफ हो पाए तो ठीक है, थोड़ा सा कर लिया करो यार, हमारे लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें कर लिया करो, है ना। थोड़े बहुत कमेंट कर लिया करो। अगर आप इतनी वीडियो में आ ही गए हो तो थोड़ा बहुत एक जाके यार कमेंट कर दो, कितना ही टाइम लगेगा, थोड़ा हमें भी अच्छा लग जाएगा। और इतने सारे इनिशिएटिव लेके तो आ ही रहे हैं ना। अभी सीडीएस वालों की बात करूँ तो उनके लिए तो करंट अफेयर के इनिशिएटिव्स वगैरह भी ला रहे हैं। तो इतने सारे इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए। सो बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती है उनके बारे में आप यहाँ पर थोड़ा सा लिख के बताना मेरे को। सो स्टील इज कंसिडर्ड एज अ बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। आप देखोगे चाहे कुछ भी हो, रेलवे, हाईवे, पोर्ट्स, ब्रिजेस, कुछ भी बनाना हो उसमें स्टील की ज़रूरत तो आपका पड़ेगी पड़ेगी। और एक आप देखोगे कि नेशनल स्टील पॉलिसी जो 2017 में आई थी, उसका सिंपल एक ये था कि हमको जो हमारा स्टील प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है 300 मेट्रिक टन तक बाय 2030, और पर कैपिटल स्टील कंजप्शन जो है वो आपका 61 केजी से 160 केजी तक इसको हम बढ़ा सकते हैं। और अगर हम ये कर पाए तो इट विल मेक इंडिया एज अ ग्लोबली, या हम थोड़े कम्पिटिटिव हो जाएंगे किसमें? स्टील इंडस्ट्री के मामले में। और आज के टाइम पे आप देखोगे इतने सारे इनिशिएटिव हमने चलाए हैं, चाहे वो एनआईपी हो, चाहे भारतमाला हो, चाहे सागरमाला हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे मेक इन इंडिया हो। इन सब के सब प्रोग्राम्स में आपको किसकी ज़रूरत तो पड़ेगी? स्टील की ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, है ना। सो दैट्स वाई ये जो इनिशिएटिव है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे कि जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है 58 में बना था मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन हैदराबाद, तेलंगाना। तो कुछ आप देखोगे कि जो मेजर माइनिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन है आपका? छत्तीसगढ़ है एंड कर्नाटका है, ठीक है। और आयरन ओर की माइन, अब बालादिया कॉम्प्लेक्स, दोन्नी मलाई आयरन ओर माइन जो कि कर्नाटका में है। बस इतना आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आप देखो एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कि बेसिकली फोकस किया गया है उन कोल्ड वाटर फिशरीज के बारे में, है ना। ये कहाँ पर हुई है? ये आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई है। कराई किसने है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, जो कि डायरेक्टली आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंदर आता है ना। इनका बेसिकली इन्होंने यहाँ पर एक मॉडल गाइडलाइंस निकाली हैं कि किस तरीके से हम इंडिया में कोल्ड वाटर फिशरीज को डेवलप कर सकते हैं। तो ये क्या है? अपने आप में एक फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो इस तरह की हुई है, और यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस किया गया हिमालयन एंड कोल्ड वाटर इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए, या ऐसी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए जो कि थोड़ा लेस टेम्परेचर में होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर फिशेस वगैरह, उन फिश स्पीसीज को सर्वाइव करवाने की बात करी गई है जो लो टेम्परेचर में आराम से रह लेती है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, रेनबो ट्राउट, ब्राउन ट्राउट, स्नो ट्राउट और महशीर, है ना। ये आप देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए। फिर आप देखोगे यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये जो है ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इसको भी आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल वैल्यू चेन डेवलपमेंट इस तरह की बातें करी जाती हैं। सिग्निफिकेंस इसका यही है कि अगर आप कोल्ड वाटर फिशरीज को अच्छे से प्रमोट करोगे तो इट विल अलाइन विद द ब्लू इकोनॉमी प्रोस्पेक्टिव ऑफ आवर्स, है ना। जो हमने ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने की बात करी है उसके बारे में आप यहाँ पे अच्छे से काम कर पाओगे। तो ये देख सकते हो, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपको देखनी है तो वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट आती है पीएम प्रणाम स्कीम, है ना। अभी हमने ऊपर जिक्र किया था इसका जब हमने न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी की बात करी थी। ये बात करता है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, कि भैया जो हम अभी न्यूट्रिएंट यूज़ कर रहे हैं उनके अलावा अगर हम कोई और यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें केमिकल्स ना हो, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो यहाँ पर हम इसको फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो इसको अब हमने क्या करा है, इसको हमने जोड़ा है किसके अंदर? परंपरागत कृषि विकास योजना एंड मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसके अंदर हमने इसको जोड़ा है। इसको लॉन्च किया गया था 2023 में, और ये जो मतलब पीएम प्रणाम स्कीम है इसका काम ही ये था कि भैया जो भी हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है उसको कम किया जा सके। ओके, बस इतना आपको याद रखना है। तो की फीचर यही है कि अगर हम कंजप्शन को रिड्यूस कर देते हैं तो भैया अगले मतलब ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो कंजप्शन है वो पिछले 3 साल के एवरेज से कम हो जाना चाहिए। एंड ये जो इंसेंटिव है इज इक्वल टू द 50% ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी सेव्ड। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट कैच पॉइंट बताता हूँ आपको यहाँ पर, जो कि यूपीएससी आपको फंसा सकता है। तो ये इसके पूरा का पूरा फीचर्स है ना। आपको ऊपर का कुछ नहीं समझ आ रहा, जो सिर्फ पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या सीडीएस वाले हैं वो इसको भी पढ़ के जा सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फुल फॉर्म बता दी, लॉन्च डेट ये रही, नोडल मिनिस्ट्री ये रहा, ऑब्जेक्टिव ये रहा, फंडिंग पैटर्न आप देख रहे हो। पूरे टॉपिक को सिर्फ 5 से 6 लाइनों में कंसाइज भी कर रहे हैं। तो फाइनेंसिंग पैटर्न जो है इसको फाइनेंस किया जाएगा फर्टिलाइजर सब्सिडी सेविंग से ही, कोई अलग से बजट अलोकेट नहीं किया गया, और यही यूपीएससी का ट्रैप होगा। एक स्टेटमेंट डालेगा कि एक सेपरेट बजट इसके लिए बनाया गया है ताकि इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। स्टेटमेंट इतना कन्विंसिंग नहीं लिखेगा कि आपको खुद लगने लगेगा कि यार ये तो सही है, बट वहीं आप फंस जाओगे। तो यूपीएससी के जो क्लासिक ट्रैप्स होते हैं ना, वहाँ आपको नहीं फंसना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका 95% टू स्टेट एंड 5% टू यूटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट भारत औद्योगिक विकास योजना, है ना। तो इसमें बेसिकली करा क्या गया है, तो इट इज़ अ प्लग एंड प्ले मॉडल। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लग एंड प्ले मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क। ये मेरे हिसाब से अगर आप बात करो सीएपीएफ और सीडीएस दोनों में, इसमें किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सो इस तरह का बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ भारत औद्योगिक विकास योजना। ठीक है, तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन बन सकता है। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट भारत औद्योगिक विकास योजना, या भव्य।
या तो वो आपसे सीधा पूछ लेगा भव्य की फुल फॉर्म क्या है। इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 3 तरह के देखो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना है कि इट इज़ अ प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क मॉडल। इसमें होता क्या है कि अगर किसी इंडस्ट्री को कहीं पे सेटअप होना है, सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पर पहले से पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। कि मतलब अगर कोई इंडस्ट्री आना चाहती है तो वहाँ उसको मतलब उसको आके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पहले से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा, है ना। और आके वो सीधा अपना काम स्टार्ट करे और बिजनेस को रन करना स्टार्ट करे। तो रेडी टू यूज़ इंडस्ट्रियल पार्क है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी और सीधा सीधा अपना काम स्टार्ट कर देंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगी। कोई भी डिले वगैरह की बात यहाँ पर नहीं होगी। हर तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको पहले ही डेवलप कर दिया जाएगा, चाहे कॉमन यूटिलिटीज़ की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। सॉरी। तो ये यही प्रोवाइड करता है रेडी बिल्ट इंडस्ट्रियल लैंड, इंटरनल रोड, पावर सप्लाई, वाटर ड्रेनेज, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। और इस इनिशिएटिव का काम ही ये है कि भैया लेबर इंटेंसिव एंड हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पर बनाए जाए। क्योंकि एक कंपनी के लिए सबसे मुश्किल क्या होता है कि अगर उनको बनानी है कोई कंपनी, तो पहले उनको लैंड एक्वायर करना है, देन उनको परमिशन चाहिए, देन इनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और इस सब में बहुत कैपिटल लगता है। तो अगर उनको कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे प्लग एंड प्ले मॉडल है, तो वो आएंगी, सीधा प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी तो सिग्निफिकेंस वगैरह आप देख सकते हो। ये जो है इसका सिग्निफिकेंस आप एक चीज़ समझ सकते हो कि भैया इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे जो एम है विकसित भारत @2047, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, या इंडिया को पार्टिसिपेट करवाने में इन ग्लोबल वैल्यू चेन, इन सब में बहुत अच्छे से फोकस करा सकती है। और इंडिया का एक ट्रांजिशन हो सकता है इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है। तो रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है? मेक इन इंडिया, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज। तो इस तरह की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगली न्यूज़ है आपकी रीसा, टाइमलेस ट्राइबल प्रीमियम ट्राइबल ब्रांड है ये। बेसिकली ये है क्या कि जो ट्राइबल मटेरियल्स है या ट्राइबल कल्चर के जो भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो भी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, हैंडलूम्स प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको एज अ प्रीमियर सिग्नेचर ब्रांड बना के इनको पोर्ट्रे किया जाएगा। और इस सब में मदद कौन करेगा? आपकी मदद करेगा ट्राइफेड। ठीक है। ये जो ट्राइफेड है ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसके अंडर आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो इट इज़ अ प्रीमियम ब्रांडिंग इनिशिएटिव्स दैट सीक्स टू पोजीशन ट्राइबल क्राफ्ट्समैन हाई वैल्यू लाइफस्टाइल लग्जरी सेगमेंट। ठीक है। तो जितना भी ट्राइबल्स का एक लग्जरी सेगमेंट है उसको बहुत अच्छे से ब्रांड करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर ट्राइबल वीव्स, एम्ब्रॉयडरी, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, है ना। ज़्यादा इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इतना याद रखना रीज़ा क्या है। ठीक है। रीज़ा के बारे में आएगा, उसके अंदर की डिटेल की चीज़ें मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, है ना। हाँ, यूज़ कर पाओ आप इसको किसी तरीके से तो वो अलग है। एंड यहाँ पे हाँ ट्राइफेड का याद रखना है कि ट्राइफेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग और उसकी प्रोडक्ट रीच को बढ़ाने में। तो इसी तरह के जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है लाइक ट्राइफेड, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, वंदन विकास केंद्र एंड ट्राइब्स इन इंडिया। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। ओके। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि बहुत बार यहाँ से चीज़ें आई हैं एंड आई एम डैम श्योर कि आगे आने वाले साल में जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें एक ना एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, है ना। बट आई कैन नॉट कमिट इट ऑन द CAPF और CDS पर्टिकुलरली, बट हाँ UPSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ये दिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ योर साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। ये बेसिकली ऐसे लिटरेरी वर्क्स को प्रमोट करने के लिए, है ना, या उनको एक रिकग्निशन देने के लिए दिया जाता है जो कि लगभग लगभग 24 भारतीय भाषाओं में बने होते हैं। तो इनकी जो सिलेक्शन होता है वो भी एक इंडिपेंडेंट ज्यूरी प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें अलग अलग जॉनरा के जो लोग हैं, चाहे वो नोवेल लिखते हो, पोइट्री लिखते हो, शॉर्ट स्टोरीज, एस्से, मेमोयर्स एंड किसी तरह का भी अगर लिटरली कुछ भी लिखते हैं, है ना, तो उन सबको यहाँ पे साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जा सकता है। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1954 में और इसको दिया जाता है सालाना तौर पे साहित्य अकेडमी के द्वारा। ठीक है। नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। और यहाँ पर किन को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा? ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है
या मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक ऑफ लिटरेरी मेरिट, उनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यहाँ पर नॉमिनेशन जो होता है वो ओपन कॉल के थ्रू नॉमिनेशन होता है, एंड फाइनल जो रिकमेंडेशन होता है वो अप्रूव करता है आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ साहित्य अकेडमी। ये आपको ध्यान रखना है। अवार्ड की कैटेगरीज कौन कौन सी है, तो ये कुछ कैटेगरी हैं जिसमें पोइट्री है, नोवेल है, शॉर्ट स्टोरी, एस्से, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ऑटोबायोग्राफी या मेमोयर। इस साल की मैं बात करूँ तो इस साल की कुछ मेजर अवार्ड ये हैं, दैट इज़ इंग्लिश नोवेल है आपकी क्रिम्सन स्प्रिंग, हिंदी मेमोयर है आपका जीते जी इलाहाबाद, और उर्दू पोइट्री है सफ़र जारी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आई डोंट नो कितना विजिबल है आप लोगों के लिए, बट ये देख सकते हो कि बहुत सारे आपको यहाँ पे पोइट्री में श्रेष्ठ कविता, ठाकुर साहित्य, ठीक है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग आपको क्या देखने को मिलेंगी यहाँ पे, बुक्स मिलेंगी या कैटेगराइजेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी किसके बारे में, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के बारे में। चलिए आगे चलते हैं इसमें थोड़ा सा सिग्निफिकेंस। अच्छा हाँ, साहित्य अकेडमी कब बना था, तो 1954 में, और इसका टाइप है इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर, और ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन लिटरेचर, ट्रांसलेशन, लिटरेरी डायलॉग, रिसर्च एंड पब्लिकेशन अक्रॉस इंडियन लैंग्वेजेस। सो ये जो लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज करते हैं तो 24 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से 22 तो आपकी जो 8th शेड्यूल के अंदर है वही है, एंड फिर इंग्लिश है एंड राजस्थानी है। ध्यान रखना है कि राजस्थानी भी आपका अभी तक किसके अंदर नहीं है, शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर नहीं है, एंड इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं है। तो अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो थोड़ा थोड़ा आप याद कर लेना। लाइक रिसेंटली 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई है, ठीक है, तो 21st, 71st एंड 91st, इन अमेंडमेंट से कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपकी रुक जाओ 92nd होगा ये, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपकी ऐड हुई हैं। इसी तरीके और भी कुछ साहित्य अकेडमी अवार्ड्स हैं, जैसे साहित्य अकेडमी फेलोशिप, बाल साहित्य पुरस्कार, युवा पुरस्कार, ट्रांसलेशन प्राइज। तो इस तरह के कुछ आपको यहाँ पर और भी अवार्ड्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, दैट इज़ INS तारागिरी। ठीक है, ये एक मतलब प्रोजेक्ट 17A जो कि आपका चलाया गया है, उसके अंदर ये 4th एंड फाइनल शिप है जो कि इंडियन नेवी के अंदर इंडक्ट हुई है। इट इज़ अ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जो कि कहाँ पर है, एट विशाखापट्टनम में आपका इसको पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर ये स्टेशन होगी। इसको जो बनाने में मदद करी है दैट इज़ ऑफ माजागाओ डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि मुंबई के हैं। प्रोजेक्ट 17A है, ये एक एक्सटेंशन है आपका किसका, प्रोजेक्ट 17 का ही। ध्यान रखना, पहले एक प्रोजेक्ट 17 हमने चलाया था, उसी का एक एक्सटेंशन हमने के लिए करा है। और इसमें बेसिकली ध्यान, ये एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो तारागिरी है, ठीक है, ये जो तारागिरी नेम है, ये पहले भी किसी एक शिप का हुआ करता था, और वो शिप का नाम था, वो शिप कौन सी थी, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट शिप हुआ करती थी। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे, यानी कि उसी को कमेंसुरेट करते हुए हमने इसका नाम दोबारा से रखा है। तो ये आपको बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। फिर प्रोजेक्ट 17 है, ये एक फॉलोअप प्रोग्राम है किसका, प्रोजेक्ट 17 का, जिसमें कि हमने शिवालिक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स हमने बहुत सारी यहाँ पर बनाई गई है। ओके, बस इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 शिपयार्ड इन्वॉल्व है, माजागांव डॉक शिपयार्ड, फिर गार्डन रीच शिपयार्ड। ये मुंबई में है, इन्होंने 4 शिप बनाई हैं, और कोलकाता वालों ने 3 शिप बनाई हैं। बस इतनी आपको याद रखनी है। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये जो हमारी ब्लू वाटर पॉलिसी है या ब्लू वाटर नेवी है, उसको एनरिच करने में मदद करेगा। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हमारे और हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, मेक इन इंडिया, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75I। तो इस तरह के बहुत सारे आपको यहाँ पर प्लान देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से कुछ जो टॉपिक्स हैं उनमें देखो ज़्यादा आपका मतलब पेपर 1 के रिलेटेड ज़्यादा नहीं है, पेपर 2 से थोड़ा ज़्यादा है, बट फिर भी इसको करेंगे थोड़ा अच्छे से। बायो इकोनॉमी, क्या पता आपसे बायो इकोनॉमी पूछ लेगी, व्हाट इज़ बायो इकोनॉमी, बट ये जो टॉपिक है ये मैं पर्टिकुलरली बता सकता हूँ कि इट इज़ मोर ओरिएंटेड टुवर्ड पेपर 2, है ना। तो CDS वालों के लिए भी ये ज़्यादा कुछ यूज़फुल रहेगा नहीं, बस उनको इतना पता होना चाहिए कि बायो इकोनॉमी है क्या। अगर इतना आपको पता है कि व्हाट इज़ बायो इकोनॉमी, तो आपका काम वहीं ख़त्म हो जाता है।
इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है लगभग लगभग 10 बिलियन से लेके 195 बिलियन तक बढ़ गई है। इसका जो CAGR है वो 17 से लेके 18% चल रहा है। और आप देखोगे कि जो अभी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है बढ़ने की वो कितनी है, USD $300 बिलियन के लगभग की, जो कि 2030 तक वो पहुंच सकते हैं। और ये लगभग लगभग इंडिया की GDP का 5% होगा, है ना। तो समझ लेते हैं व्हाट इज बायो इकोनॉमी। तो बायो इकोनॉमी इज रिफर टू अ प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज टू जनरेट सस्टेनेबल प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो ऐसी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या बायोटेक्नोलॉजी जिनकी मदद से हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना पाए, कुछ ऐसी सर्विसेज बना पाए या कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस कर पाए जो कि किन किन सेक्टर में मदद करें, हमारे हेल्थ केयर में मदद करे, एग्रीकल्चर में मदद करे, फूड प्रोसेसिंग में मदद करे, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, बायो एनर्जी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी और मरीन बायोटेक, इन सब में मदद करे, तो वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी कि कितना कितना ग्रो हो सकता है। इंडिया में अभी लगभग लगभग 11,800 आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप्स अभी चल रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया के बायोटेक के इकोसिस्टम के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर एक आपको याद रखना है, बायो E3 पॉलिसी, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये इसलिए क्योंकि बायो E3 इंपॉर्टेंट है। अब ये बायो E3 किस बारे में बात करता है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये E3 जो शब्द है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ पे, इकोनॉमी में, एनवायरनमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में। इसको अप्रूव किया गया था आपका 2024 में, एंड यहाँ पर प्रमोट किया गया है हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग। एडवांस बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो कि इकोनॉमी में मदद करे, एनवायरनमेंट में मदद करे और एम्प्लॉयमेंट में तो मदद करे ही करे। ये आपको यहाँ पर इस न्यूज़ से तो आपको ये चीज़ें याद रख के रखनी है। फिर यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात होती है, दैट इज़ BIRAC, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट्स काउंसिल। ये क्या है, इट इज़ अ नॉन फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, जो कि इस्टेब्लिश करी गई थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के। इसका सोल ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया में जो भी बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम हो रहा है उसको थोड़ा प्रमोट किया जाए, ताकि बायोटेक्नोलॉजी का रैपिड एक्सपेंशन हो, एंड जो भी हमारे सेक्टर हैं, जिस जिस सेक्टर में वो मदद कर सकता है उस सेक्टर को बहुत अच्छे से हेल्प मिल सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव है रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी। पहला तो है नेशनल बायोटेक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अगला मैंने आपको बता दिया बायो E3 पॉलिसी जो 2024 में आई थी, नेशनल बायो फार्मा मिशन, बायोटेक किसान प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इतनी सारी चीज़ें हैं, बस यही है। अगला आता है, इंडिया ने अपडेट किया है अपना नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को। ये आपको पहले से पता है कि ये बहुत पहले हो गया था अदरवाइज, बट अभी हमने थोड़ा सा और चेंज किया है। यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, जो भी हमारे NDCs थे, जो कि कब से कब तक चलेंगे, 2031 से लेके 35। तो अब क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा तो हैं, है ना। अब तक तो आप खुद ही समझ गए होंगे। ये जो नए हमने चेंजेस लाए हैं ये किसको सबमिट किए जाएंगे, UNFCCC को सबमिट किए जाएंगे। एंड ये जो है ये हमारे जो टारगेट है फॉर पेरिस एग्रीमेंट एंड हमारा जो विजन है विकसित भारत 2047, एंड उसके साथ साथ हमें क्या अचीव करना है, अचीविंग नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070, इन तीनों को करने में हमारा मदद करेगा। अब नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन होते क्या है, तो सबसे पहले तो उसको समझो। जब एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, तो उसके अंदर ना ये बोला गया था कि हर एक देश क्या करेगा, अपनी तरफ से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कितना कर सकता है और क्या कर सकता है, उसके टारगेट मंगाए थे। उन्हीं को बोला गया है नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसमें किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी गई कि आप इतना करो इतना करो, आपकी कंट्री से जितना हो पा रहा है आप उतना करो, बस वो टारगेट बताओ और देन उनको अचीव करो। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि वो टारगेट्स ऐसे होने चाहिए, मतलब स्पेसिफिक होने चाहिए, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ ऐसा उसमें आप कर रहे हो कि क्लाइमेट चेंज थोड़ा सा, या क्लाइमेट चेंज के लिए आप कुछ काम कर रहे हो।
तो अब हमारे टारगेट्स क्या क्या हैं उनको समझ लो, और इनको अपडेट करना पड़ता है हमें हर 5 साल में, ठीक है, फॉर एवरी 5 ईयर। सो इस बार हमारे क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 47%, ठीक है, बाय 2035। तो 2047% से डिक्लाइन करना है। दूसरा, अचीव 60% ऑफ क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करना है उसका 60% कहाँ से करें, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से। क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 3.5 to 4.0 बिलियन टन ऑफ CO2 थ्रू एनहांस्ड फॉरेस्ट ट्री कवर बाय 2035। तो जैसे जो हमने कहाँ पर दिया था, UNFCCC COP26 में, वहाँ 1 बिलियन टन का दिया था, यहाँ हमने इसको बढ़ा दिया 3.5 to 4 बिलियन टन। एंड अपडेटेड कमिटमेंट्स हैं वो हमारे अलाइन होनी चाहिए इंडिया का नेट ज़ीरो टारगेट फॉर 2070। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इंडिया के जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं उनको एक बार दोबारा आप देख सकते हो। तो ये कुछ आपके टारगेट्स हैं, है ना। COP21 पेरिस में, नेट ज़ीरो 2070 तक, एंड एनी एमिशन इंटेंसिटी 47% बाय 2035। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल वो कहाँ से आएगी, 60% बाय 2035। कार्बन सिंक ऑफ 4.0 बिलियन टन, एंड नोडल मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बस इतना आपको ध्यान रखना है। कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, लाइक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इंपॉर्टेंट इसमें मैं बता देता हूँ, तो नेशनल सोलर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, PM कुसुम और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इनके बारे में UPSC ने रिपीटेटिवली पूछा है, तो इन टर्म्स ऑफ UPSC मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है गुरु सुगम पोर्टल, ठीक है। ये नेशनल हाउसिंग बैंक के बाद द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर दी होम लोन प्रोसेस, उसको एक्सेलरेट करने के लिए। किन लोगों के लिए, डिफेंस पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। बस इतना आपको याद रखना है, इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। पूछा जाएगा कि गुरु या ग्रह सुगम पोर्टल है क्या। इट इज़ अ सिंगल विंडो डिजिटल होम लोन प्लेटफॉर्म, ये याद रखना, सिंगल विंडो डिजिटल होम लोन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय NHC या NHB फॉर फास्टर एक्सेस टू हाउसिंग लोन। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें इससे ज़्यादा और कुछ आपको समझना है ही नहीं। NHB के बारे में बात करें तो 1988 में इसको बनाया गया था अंडर NHB एक्ट। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, रेगुलेटर इसका RBI है सिंस 2019। सो ये एक और चीज़ है जो आपको याद रखनी है। देखो 3 फैक्ट हैं, 3 ही फैक्ट याद रखना, इससे ज़्यादा मत याद रखना। फिर आता है साध्वी निरंजना ज्योति अज्यूम चार्ज ऑफ चेयरपर्सन ऑफ NCPC, ठीक है। तो ये बनी है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और उसके साथ साथ आपको इसमें यहाँ पे NCPC के बारे में थोड़ा जान लेना है। एक तो इनका नाम याद रखना है, साध्वी निरंजन ज्योति वो, और NCPC जो है वो 338B के अंदर आता है। इसको 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। एंड अगर मैं मिनिस्ट्री की बात करूं तो इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके अंडर काम करता है। बाकी तो फंक्शंस आप पढ़ सकते हो, ये आपने स्टैटिक जो आपका पॉलिटी सब्जेक्ट है उसमें तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, है ना। अलग से आपको ऐसी चीज़ें पढ़ा के जो ऑलरेडी आप स्टैटिक में पढ़ सकते हो तो उसको पढ़ा के कोई फ़ायदा है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डेवलपमेंट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। आर्टिकल 342A ये बात करता है कि प्रेसिडेंट नोटिफाई कर सकता है सेंट्रल लिस्ट फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। फिर आता है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2021, ये रिस्टोर करता है द पावर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू आइडेंटिफाई एंड मेंटेन देयर ओन स्टेट लिस्ट ऑफ OBCs। ये आपको याद रखना है, ओके। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। अगला आता है भावसागर रीजनल रेफरल सेंटर डेजिग्नेटेड एज इंडियाज नेशनल रिपोजिटरी ऑफ डीप सी फौना। ये जो है ये कहाँ पर पाया जाएगा, आपका कोच्चि में। ये जो रिपोजिटरी बनाई जा रही है ये भावसागर, ये बनी है कोच्चि में, अब बनी है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। इन्होंने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है इंडियाज नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फौना।
ये आपको याद रखना है, और इसको ग्रांट किया गया है अंडर दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डीप सी मरीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये पहली रिपोजिटरी, पहली ऐसी नेशनल रिपोजिटरी होगी जो डेडिकेटेड है डीप सी फौना के ऊपर, मतलब समुद्र के अंदर जो आपको फौना मिल रहा है या जानवर मिल रहे हैं उनकी एक प्रॉपर रिपोजिटरी बनाई जाएगी। जैसे बचपन में आप वो बनाते होंगे ना स्क्रैप बुक वगैरह, उसमें बॉटनिकल बुक भी एक बनी थी हमारे टाइम पे, मुझे याद है। उसमें मैम ने हमें पूरे समर वेकेशन में बोला था कि आप अलग अलग टाइप ऑफ के जो पत्ते हैं उनको चिपकाना। अब आई डोंट नो आप में से कोई इससे रिलेट कर पा रहा नहीं कर पा रहा, बट उसी तरीके का कुछ ये रिपोजिटरी यहाँ पर बनाई जाएगी जिसमें हर एक तरह के फौना के बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, इनिशिएटिव्स देख सकते हो आप, मिशंस बहुत सारे हैं, डीप ओशन मिशन है, ब्लू इकोनॉमी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, बस ये है। डिलीवरी ऑफ अग्रे फोर्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट बिल्ट बाय GRSC कोलकाता। इसमें बस इतना याद रखना है कि ये चौथी है, टोटल 8 हमें बनानी है ASW शैलो वाटरक्राफ्ट, उनमें से ये चौथी बनाई गई है। ठीक है, और इसमें कुछ याद ही रखना ही नहीं है, बाकी जितना भी है कि कितना है क्या है वो आप बस देख सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो वो बस इतना पूछेगा कि एग्रे क्या है और किस चीज़ से रिलेटेड है ना, या GRSC क्या है। तो GRSC आप बता सकते हो कि इट इज़ अ मिनी रत्न के मतलब मिनी रत्न कंपनी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। फिर आता है सर्वे वेसल लार्ज संशोधक डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। अगेन लास्ट में आप देखोगे कि सारे जितने भी वेसल्स वगैरह मिले हैं इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी को, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो INS संशोधक ये बनाया जा गया है बाय अगेन GRSC कोलकाता के द्वारा, है ना। और ये जो वेसल है ये इंडिया की हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में मदद करेगा। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने लास्ट फेब की जो वीडियो है उसमें एक और बताया गया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड को एक शिप मिली है जो कि किसके काम आती है? दैट विल हेल्प इन सर्विलांस, जो सर्विलांस करने के काम आएगी। ऑफसेट सर्विलांस कुछ था उसमें, जरा बताओ मेरे को, नाम बताओ फटाफट क्या हो सकता है उसका, है ना। तो संशोधक यार्ड 3028 इज द लास्ट शिप इन द सर्वे वेसल लार्ज क्लास डिजाइंड बाय द इंडियन नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। ठीक है, इसमें अर्लियर जो शिप थी वो थी INS संधायक, INS निर्देशक, INS ईशक, ये ऑलरेडी कमीशन हो चुकी है। इनका काम क्या है? कोस्टल एंड डीप वाटर हाइड्रोलॉजिकल सर्वेस करना, इनको मैप करना, ये इनका काम होता है। ओके, लास्ट आता है, आई थिंक लास्ट न्यूज़ है, नहीं इसके बाद एक और है, तो बस 2 न्यूज़ बच गई हैं, थोड़ा सा बस और पेशेंस रखो। डिलीवरी ऑफ मलवान सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि इसकी डिलीवरी करी गई है, ये बनाया गया है कंस्ट्रक्टेड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, तो उन्होंने बनाया। इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या होती है? टू डिटेक्ट एंड न्यूट्रलाइज अंडर वाटर थ्रेट इन कोस्टल वाटर्स वाइल बूस्टिंग इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो कोई भी अगर कोस्टल वाटर में कोई भी थ्रेट होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने की बात करी गई है। इसका जो नाम है वो आया है कोस्टल टाउन ऑफ मलवान इन महाराष्ट्र, है ना। और ये शो करता है द मैरीटाइम लेगेसी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, इसी वजह से इसको INS मलवान बोला गया है। सो बस आपको ध्यान रखना है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे किस किस काम आता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर, अंडर वाटर सर्विलेंस, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन, लीमो एंड माइन वॉरफेयर इन कोस्टल वाटर। इसके अंदर लाइट वेट टॉर्पीडोज है, मल्टी फंक्शनल एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है, एडवांस सोलर सिस्टम है। अगेन एग्जाम में मतलब देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो आपसे एक एक चीज़ पूछे। हाँ, INS मलवान पूछ सकता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, इतना तो वो जा सकता है ना। बाकी इतना कि भैया ये टॉर्पीडो है, वो टॉर्पीडो, अगर आए भी ना तो मैं बोलता हूँ कि स्किप कर दो यार, देखो हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होता। ठीक है, लॉन्च ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल NGOPV सांची। तो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है सांची यार्ड 1280। ये पहला है ऐसे 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का जो कि गोवा में बनाए गए हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए गए हैं। और ये क्या है? इंडिया का इंडिजीनियस नेवल शिप बिल्डिंग प्रोग्राम है एंड स्ट्रेंथन नेवी कैपेसिटी।
सो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसमें और कुछ चीज़ें हैं नहीं, बस यही चीज़ें हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक बार दोबारा देख लो, शुरू हमने यहाँ से किया था और पूरा डिटेल में इसको अच्छे से हम करते हुए गए हैं। कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो, मैं दोबारा बोलूँगा कि एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। एंड स्पेसिफिकली टू द स्टूडेंट्स ऑफ जो इस बार का CAPF दे रहे हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक मैं बता देता हूँ। CAPF वालों के देखो, लास्ट कुछ दिन रह गए हैं, तो फोकस ऑन रिवीजन, कुछ नया मत पढ़ो, है ना। ये जो PIB की वीडियो मैं दे रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ो। इसमें से PIB का जो है उसकी गारंटी हम ले सकते हैं कि PIB में कुछ अगर आया होगा तो कुछ नहीं छूटेगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ PIB हमने कवर कराए हैं। जो एग्जैक्ट PIB में नहीं है, मतलब उस PIB की जो अदर पब्लिकेशंस होती हैं उसमें आया है, वो भी हमने कवर कराया है। तो PIB से रिलेटेड तो कुछ बचेगा नहीं। एंड अगर मैं यही बोलूँगा कि लास्ट टाइम पे मल्टीपल सोर्सेज की तरफ भागना बंद करो, अपना एक अच्छे से फोकस करके एग्जामिनेशन दो, है ना। एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, है ना। अभी तो हम आप लोगों के साथ और जुड़े रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। एंड आई एम होपिंग कि बाकी बच्चे जो CDS दे रहे हैं उनके साथ भी हम और आगे उनके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मार्च के करंट अफेयर अच्छे से समझ आए होंगे। अब मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अप्रैल और मई के करंट अफेयर भी लेके आ जाऊँ। ठीक है, तो चलिए मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।